कैट क्या होता है, ई कैट किसको करना जरूरी होता है, ई कैट कब शुरू करना चाहिए, आपने अभी से स्टार्ट करना है। भाई मैं चाहूंगा कि मैं डिसाइड करूं कि मुझे कहां जाना है इनमें से। आई वॉन्ट टू ड्राइव माई ओन व्हीकल। मैं किसी और के हाथ में अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं देना चाहता। आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना होगा। व्हाट इज योर बैकअप प्लान? आपके पास सिर्फ 1 महीना है फास्ट के एग्जाम्स के लिए। 1 महीने में आप उन बच्चों से compete करेंगे जो हमारे पास अगस्त से पढ़ रहे हैं। प्यास की टेंटेटिव टेस्ट डेट है 29 जून 2026। हर अच्छी यूनिवर्सिटी कोशिश करती है कि अपने टेस्ट को सख्त से सख्त बनाए। द बेस्ट डिसीजन यू कैन टेक फॉर योर लाइफ टू बी बेटर is to start now। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद मोहम्मद वासिफ हुसैन फ्रॉम IB ग्रेड्स और आज मैं आया हूं उन बच्चों से बात करने जो अभी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए हैं या AS से A2 में आए हैं और उन्होंने आगे किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना है। नस्ट में, फास्ट, प्यास, JIK, कॉमसेट, UET, NED, IIEE, किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अगर उन्होंने जाना है तो आज की ये वीडियो उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको A to Z बताऊंगा ई कैट के बारे में। ई कैट क्या होता है, ई कैट किसको करना ज़रूरी होता है, ई कैट कब शुरू करना चाहिए, जल्दी शुरू करने से क्या फ़ायदे होते हैं, IB ग्रेड्स ई कैट कैसा करवाता है, IB ग्रेड्स के रिजल्ट, डिफरेंट चीज़ें तमाम तरह हम इस वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। तो आप सब ने बड़े गौर से, बड़े इत्मीनान से इस वीडियो को देखना है और अपने पेरेंट्स के साथ भी आप देख सकते हैं। कोई भी आपके कमेंट्स हो, कोई आपके क्वेश्चंस हो तो वो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, कहीं पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस करेंगे तो हम उनको भी इंशाल्लाह आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप नंबर जो इस पे गिवन है उस पर भी जो है वो जा सकते हैं, हमारे कैंपस भी विजिट कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर आपको सवाल हो तो हम जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जाने का तरीक़ाकार है क्या। देखिए भाई, मेडिकल में जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में आपके प्रोविंस में एक टेस्ट होता है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग टेस्ट आपको नहीं देना होता, एक टेस्ट होता है, उसकी बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे। इस तरह ई कैट में नहीं होता। ई कैट मतलब कि इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट का मतलब यह है कि ये एक जेनेरिक टर्म है। इसमें तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो नस्ट हो, फास्ट हो, प्यास हो, JIK हो, ये सब अपना अपना टेस्ट लेते हैं। इन सब की अपनी अपनी टेस्ट के पैटर्न्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ड्यूरेशन है टेस्ट का, डिफरेंट सिलेबस है। इन सब की जो है वो अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें। कोई एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट का नाम ई कैट नहीं है। ई कैट एक जेनेरिक टर्म है जिसके अंदर ये तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसी भी बच्चे को आज की डेट में अगर 2026 में उसको सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद अपनी किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आजकल बहुत बूम पे है, अगर किसी ने भी कोई सी भी इस तरह की इंजीनियरिंग करनी है तो उसके पास उन यूनिवर्सिटीज़ में जाने का तरीक़ाकार क्या है। हाउ टू गेट इनटू टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, हाउ टू गेट इनटू टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, आज हम बात करेंगे इस पे। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने आपको जिस तरह बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ है वो है ई कैट, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट आप देते हैं तो आप इन गवर्नमेंट, इन पाकिस्तान की इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको अगर हाईलाइट इसको करके दिखाऊं कि इन पाकिस्तान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप सबके सबसे जो है वो फेवरेट जो सम कराची में देखते हैं कि सबके पेरेंट्स के जहनों में, ख़ानदान के जहनों में अच्छी परसेंटेज आ जाती थी। पहले मैं अपनी बात करूं अगर तो 2016 में मैं भी आपकी तरह सेकेंड ईयर में था, जैसे कि अभी आप 2025 में 26 में सेकेंड ईयर में जाएंगे, मैं भी वैसे 2016 में था। तो 9 साल पहले की बात अगर मैं करूं तो मेरी परसेंटेज अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक में अच्छी आई थी। फर्स्ट ईयर में सब में A+ आया था। तो मुझसे लोग पूछते थे कि भाई तुम पागल हो कि तुम जो है वो क्यों NED नहीं जा रहे। मतलब ऐसा जहन बना हुआ था कि जिसकी 80+ है उसने NED ही जाना है, उसके लिए कोई और है ही नहीं। अब वो चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको ये बता रहा था कि टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपकी कराची में जो है वो NED है, दाऊद है, UET है, QUET है, कायदे आजम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मेहरान, MUET, KU कराची यूनिवर्सिटी, PU पंजाब यूनिवर्सिटी, ये आपकी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ को कोई क्यों चूज़ करता है? वैसे तो हम गवर्नमेंट स्कूल नहीं जाना पसंद करते, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं जाना पसंद करते, हम चाहते हैं प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ें, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ें। लेकिन
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपकी फ़ीस एज़ कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती है। और कुछ ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनकी डिग्री की वर्थ भी अच्छी होती है, जैसे एनईडी है, उसकी डिग्री की एक वर्थ बहुत अच्छी है और उसकी फ़ीस एज़ कंपेयर टू नर्स, फास्ट, प्यास, JIKI इन सब से कंपेयर अगर करें तो उसकी डिग्री की वर्थ भी अच्छी है और इनसे फीस बहुत कम है। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि यार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाएं और अपने पेरेंट्स के, अपने जो पेरेंट्स आपको ज़िंदगी भर काम करके अपने बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज और कोचिंग में आपको भेजते हैं, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, उन पे अब ज़रा बर्डन थोड़ा सा कम डालें, मेहनत ज़्यादा करें। क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली हर बच्चा चाहेगा कि कम फीस में मुझे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जो है वो दाखिला मिल जाए, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, हज़ारों बच्चे होते हैं और सीट्स होती हैं बहुत लिमिटेड, तो मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे मुल्क में वो आवाम जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अफोर्ड कर सकती है वो थोड़ी कम है और वो आवाम जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहती है वो ज़रा ज़्यादा है। तो जहाँ पे ऑब्वियसली आवाम ज़्यादा होती है वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होता है और जहाँ पे आवाम कम होती है वहाँ थोड़ा कंपटीशन एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ज़रा कम होता है। तो हर कोई चाहता है कि भाई मेरा अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो जाए, मैं बहुत कम फीस में 4 साल पढूं और मेरी डिग्री की वर्थ भी बहुत अच्छी हो और मैं फिर इंशाल्लाह जो है वो या तो जॉब करूं या फिर बिजनेस करूं। उसके बाद आ जाएंगे दूसरा ऑप्शन क्या होता है, वो होता है सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास प्यास आ गई, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास प्यास है, नस्ट है, कॉमसेट्स है, IST, एयर यूनिवर्सिटी, IIE, ये आपके पास सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आ गई। ये भी कदरे बेहतर होती हैं एज़ कंपेयर टू फीस। इनकी भी फीस ऑब्वियसली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से तो ज़्यादा होती है, लेकिन प्राइवेट से अभी भी इनकी फीस ज़रा नीचे होती है। उसके बाद आपके पास प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ आ गई, जिसमें आजकल सबसे हॉट फेवरेट कंप्यूटर साइंस के लिए फास्ट, JIKI, TIP, DHA सोफा, उस्मान इंस्टीट्यूट, सर सैयद, इसी तरीके की और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं मेन जो आपने सुनी होंगी और नहीं सुनी होंगी तो आप आज सुन लीजिए। तो भाई सबसे पहले अभी हमने इसमें ये कवर किया कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं और उनमें जाने का तरीक़ेकार मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक मेजर टाइम आपको पता चल गई कि ECAT का टेस्ट देना होता है इन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला हासिल करने के लिए, और ये भी आगे बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा सुन लें कि जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उतनी अच्छी आपको जो है वो फील्ड मिलेगी, जितना आपका कम स्कोर होगा उतनी आपको उस यूनिवर्सिटी की वो फील्ड मिलेगी जो लोग इतनी प्रेफर नहीं करते। मिसाल के तौर पे फास्ट, आपको नाम सुनते ही सबसे एक क्लिक करती होगी, एक कौन सी फील्ड फास्ट के लिए सुनते हैं आप, कंप्यूटर साइंस के लिए। तो फास्ट का कंप्यूटर साइंस का मेरिट जो बनता है वो सबसे हाई बनता है। तो वो बच्चे जिनकी परसेंटेजेस भी अच्छी होती हैं, जो टेस्ट में भी अच्छा स्कोर करते हैं, वो जा पाते हैं कंप्यूटर साइंस में फास्ट में। और जिन बच्चों का इनमें से कुछ भी एक वीक होता है वो फिर दूसरे प्रोग्राम में फास्ट में उनको ऑफर हो रहे होते हैं, या फिर कैंपसेस भी डिफर करते हैं। अगर आपका अच्छे मार्क्स होंगे तो आपका फास्ट के अच्छे कैंपसेस में होगा, कराची में होगा, लाहौर में होगा, इस्लामाबाद में होगा। और अगर ज़रा लोअर साइड पे मार्क्स होंगे तो आपका फास्ट फैसलाबाद में हो रहा होगा, चिनियोट में हो रहा होगा। तो इस तरीके से कैंपसेस और फील्ड्स डिफर करती हैं ऑन बेसिस ऑफ योर मार्क्स। आगे अगर हम चलें तो हमारे पास टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पाकिस्तान में, टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम बात करें, और ये मैं आपको बात कर रहा हूँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिलेटेड। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने जो रैंकिंग आपको शाया की है उसमें आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो मिलेंगी वो आपको मिलेंगी नस्ट नंबर 1 पे, फिर UET, उसके बाद नंबर 3 पे JIKI, प्यास, NED, फास्ट। ये 6 यूनिवर्सिटीज़ टॉप 6 में एज कंपेयर टू पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। जैसे हर इदारे का एक गवर्निंग बॉडी होती है, जैसे तमाम बैंक्स के गवर्निंग बॉडी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जैसे तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की गवर्निंग बॉडी है PMC पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल या PMDC पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। उसी तरह तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की गवर्निंग बॉडी है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जो 4 साल बाद डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको इंजीनियर का लाइसेंस भी वही इशू करती है। उसकी रैंकिंग के मुताबिक ये 6 टॉप
6 यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की। अब इसमें ऑब्वियसली कुछ गवर्नमेंट हैं, कुछ सेमी गवर्नमेंट हैं, कुछ प्राइवेट हैं, तो ये जो है वो मिक्सचर है तमाम यूनिवर्सिटीज़ का, लेकिन ये टॉप 6 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की हैं। अब अगर हम बात करें आगे कि ठीक है भाई, हमें यूनिवर्सिटीज़ पता चल गई, हमें ये पता चल गया कि कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी प्राइवेट है, कौन सी सेमी गवर्नमेंट है, हमें ये भी पता चल गया थोड़ा बहुत कि इन यूनिवर्सिटीज़ में जाने का तरीक़ेकार क्या है, कि ई कैट का आपने टेस्ट देना है, उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे अभी। अब भाई इन यूनिवर्सिटीज़ में कौन से प्रोग्राम की आजकल वो बच्चे पूछते हैं बहुत कि सर स्कोप किस फील्ड का है आजकल, स्कोप किसका है ज़्यादा। स्कोप से मुराद बच्चों का, मुझे जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है वो ये होता है कि सर किस फील्ड को हम जब कर लेंगे तो फिर हमें अच्छी जॉब्स मिलेंगी, हमें अच्छी कंपनीज में होगा, हमें अच्छा पैकेज मिलेगा, इस तरह ये बच्चों का स्कोप से मतलब होता है। ठीक है, तो किन फील्ड्स का ज़्यादातर स्कोप है इंजीनियरिंग की, इसमें अगर हम बात करें तो आपके पास टॉप इंजीनियरिंग फील्ड्स इन पाकिस्तान, सबसे पहले बूम पे जो आजकल आया हुआ है। देखें भाई, मैं अभी ये किस पे कर रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली एलईडी पे कर रहा हूँ, मैं पेन पेपर पे नहीं कर रहा। और आपको पता है कि अब आजकल माशाल्लाह जो हमारे पेरेंट्स भी हैं वो भी हर चीज़ में डिजिटल हो रहे हैं। बहुत सारे आपके पेरेंट्स होंगे जो अब बैंक जाने के बजाय, एटीएम जाने के बजाय किसी को ट्रांसफ़र फ़ोन की ऐप से कर देते होंगे। बहुत सारी चीज़ें अब क्या हो रही हैं, डिजिटल हो रही हैं, सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, एप्लीकेशन बन रही हैं, तो ऑब्वियसली उस फील्ड की, उस नॉलेज की डिमांड सबसे ज़्यादा है। अभी तक इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो आपकी टॉप पे है। उसके बाद आपके पास ऑब्वियसली देखें कुछ चीज़ें जो होती हैं जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये आपने सुना होगा ना, ये कुछ चीज़ें कभी नहीं रुकती। ठीक है, ये कभी भी नहीं रुकती ये चीज़ें। आपके बिल्डिंग्स बननी है, आपके घर बनने हैं, आपके ऑफिसेज बनने हैं, सब कुछ बनना है, तो उसके लिए कौन ज़रूरी है, सिविल इंजीनियर ज़रूरी है। उसके बाद आप आ जाएं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी ऑब्वियसली इन हर चीज़ में, आपकी मशीनरी में, हर चीज़ में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रीज में उसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑब्वियसली हर चीज़ में इलेक्ट्रिकल, आपको पता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ होते हैं, हर तरह की चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं खड़े होके, मेरी ये वीडियो आप तक पहुँच रही है, इन सब में हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी शामिल है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, आपको पता है कि दुनिया में ऑयल की कितनी जो है वो डिमांड है, ऑयल के लिए यूएस ने पता नहीं कहाँ कहाँ जो है वो हमला नहीं किया, कहाँ किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ऑयल की डिमांड है। आप देखेंगे जो एमिरेट्स है या अरब कंट्रीज़ हैं, ये सब क्यों इतने जो है वो ऑब्वियसली इतने रिच और इतने वेल्दी क्यों हैं, क्योंकि इनके पास ऑयल रिजर्व्स हैं। तो जब ऑयल रिजर्व्स हैं तो उन ऑयल रिजर्व्स को निकालने के लिए भी कौन चाहिए, पेट्रोलियम इंजीनियर चाहिए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, अभी आप सब ने देखा कि माशाल्लाह मार्का हक पाकिस्तान ने जो 6-0 इंडियन एयरफोर्स के साथ PAF, वो जो बड़ी मशहूर हुई थी हमारे एयरफोर्स ऑफिसर की, PAF वर्सेस IAF 6-0, तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, ये सब पॉसिबल हुआ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की वजह से। बेहतरीन एरोनॉटिकल इंजीनियर जब बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स, वॉर प्लेन्स ये सब बना पाएंगे तो ही आप इंडिया से हमेशा जंग जीत पाएंगे। तो आप में से बहुत सारे जो अभी देख रहे हैं, हो सकता है कल को आगे जाके आप में से बहुत सारे भी एरोनॉटिकल इंजीनियर बने, जिसकी वजह से हम और भी इंशाल्लाह जो है वो इस तरह की जंग जीत पाएं। तो ये हमने बात की कि टॉप इंजीनियरिंग फील्ड्स इन पाकिस्तान कौन सी हैं। तो अभी तक फिर से रिकैप एक देता चलूं क्या क्या कवर हुआ अभी तक हम मेरी इस वीडियो में, कि बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं पाकिस्तान की, उनसे करने वाली फील्ड्स कौन सी हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 3-4 वो आपको ब्लैंक देता है कि भाई अपनी प्रायोरिटीज सेट करो, तो आपने उन 3-4 में इनमें से कोई भी जो है वो लेके आगे चल रहा है। ठीक है, हमने ये बात की कि कौन कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी सेमी गवर्नमेंट हैं, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का क्राइटेरिया, ई कैट, अभी हमने ई कैट को अंदर हमने डिग डाउन नहीं किया है, लेकिन एक हमें एक पता है कि एक टर्म है भाई ई कैट, मतलब कि इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। इसकी मुझे तैयारी करके इनका टेस्ट देना होता है, और जितना अच्छा मैं मार्क्स लेके आऊँगा उतने अच्छे मुझे कैंपस में उस यूनिवर्सिटी की, सर्टेन यूनिवर्सिटी की, और उतना अच्छा प्रोग्राम ऑफर होगा। तो ये अभी तक का रिकैप था। अब हम आगे चलते हैं। पाथ टू गेट इन, मतलब मैं आपको ये सब जो बता रहा हूं, तो अब
ऑब्वियसली मैं ये भी बताऊंगा कि इसके इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाने का तरीक़ेकार क्या है, इन यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट क्रैक करने का तरीका क्या है। आप अभी अगर अपने सेकेंड ईयर में, आप अभी अपने AS से A2 में आए हैं, तो आपने ये नहीं सोचना कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मेरा टाइम, मुझे भी ये लगता था जब मैं भी फर्स्ट ईयर में था, मुझे लगता था अभी तो बहुत टाइम है यार। सेकेंड ईयर में था मैं, तो अभी मुझे लगता था अभी तो बहुत टाइम है। ये टाइम यूं चुटकी बजाते हुए ही निकल जाता है और फिर पता चलता है अच्छा अब हम इतने बड़े हो गए कि हमारा भी टाइम आ चुका है। तो आपको मैं ये बताने वाला हूं कि आपको क्या चीज़ें इख्तियार करनी है इन यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें, गौर से सुनते रहिएगा, फोकस लूज नहीं करना, अटेंशन लूज नहीं करनी। मुझे पता है आजकल अटेंशन स्पैन बच्चों का बहुत कम हो गया है फ़ोन की वजह से, लेकिन आपने जो है वो अच्छी तरह इसको देखते रहना है। सबसे पहले तो आप अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस के तहत ऑब्वियसली इन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। उस एकेडमिक परफॉर्मेंस में क्या आता है, उस एकेडमिक परफॉर्मेंस में यह आता है कि कम अज़ कम आपकी जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी 60% आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 60% कम अज़ कम आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आपकी 60% परसेंटेज नहीं है तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के तहत कोई भी यूनिवर्सिटी आपको इंजीनियरिंग के लिए दाखिला नहीं दे सकती। 60% से कम पे आप पाकिस्तान में कहीं भी इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, और अगर कर भी लेंगे तो आपको PEC लाइसेंस ही इशू नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो आपके इंटर या A-levels में 60% और इक्विवेलेंट मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद ये हो गया तो यू आर गुड टू गो फॉर द एंट्री टेस्ट। नाउ यू हैव टू क्रैक द एंट्री टेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज विच यू आर अप्लाइंग फॉर। सबसे बड़ी गलती इसमें बच्चे ये करते हैं कि बच्चे किसी एक यूनिवर्सिटी को जो है वो अपना जहन में बिठा लेते हैं कि बस मुझे तो फला यूनिवर्सिटी में जाना है। मुझे तकरीबन 8 से 9 साल हो गए बच्चों को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कराते हुए, जिस BEd, IBA, LUM, CBM, KSBL या फिर डिफरेंट इंजीनियर यूनिवर्सिटीज़। तो मैंने जो सबसे बड़ी बच्चों पे गलती देखी है जो बच्चे करते हैं और फिर बाद में उस पर पछताते हैं क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। हम बार बार कोशिश करते हैं अपने YouTube चैनल के थ्रू, Facebook के थ्रू, Instagram के थ्रू, कॉलेजेस जाके, कोचिंग जाके, कि किसी तरह हम बच्चों को वो बातें बता दें जो उनको कोई बताने वाला नहीं होता। कॉलेज समझता है कि मेरी जिम्मेदारी बस इनके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को अच्छा पढ़ाने से है, कोचिंग भी यही समझता है कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इनको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अच्छा पढ़ाने से है। शायद वो गलत भी ना हो, उनकी जिम्मेदारी यही हो, लेकिन मैं अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं उनकी जगह हूं तो मैं ये सोचूंगा यार मेरी कामयाबी इनके सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अच्छे ग्रेड्स नहीं है, मेरी कामयाबी ये होगी कि ये आगे ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बने, अच्छी यूनिवर्सिटी से करें, अच्छी डिग्री करें और फिर आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर में एस करें। उसके लिए सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो हम बार बार कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन आपको इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहता हूं तमाम वो इन्फॉर्मेशन जो आपके इस साल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में लैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने 60% तो एटलीस्ट सिक्योर करनी है। अगर किसी की अभी फर्स्ट ईयर में थोड़ी परसेंटेज 60 से कम भी है तो वो सेकेंड ईयर में अपनी पूरी भरपूर जान मार दे उसको अपनी परसेंटेज को 60 से अबव करने के लिए, ताकि कम से कम वो एलिजिबल हो जाए। उसके बाद जो गैप है वो हम एंट्री टेस्ट से पुल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर 60% से ही कम हुई आपकी हुई तो फिर कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि PEC आपको अलाउ ही नहीं करती किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। अब जब 60% आपने ले ली, बहुत सारे बच्चे जो अभी सुन रहे होंगे वो 70% ले चुके होंगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में तो अभी फिलहाल बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो गैप ईयर पे होंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे वो होंगे जो अभी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए हैं। तो आपने अगर अपना 60% प्लस ली हुई है, 70% में है आपकी, 80% में, 90% में, तो बहुत कम बच्चों की जो है वो फर्स्ट ईयर में होती है। और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तो अभी आपका आया भी नहीं होगा। मैट्रिक में 90% ज़रूर होगी आप लोगों की। तो अगर आप लोगों की ये है और आपके फर्स्ट ईयर के पेपर अच्छे हुए हैं, आपको उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी आ जाएगी, गुड टू गो। लेकिन बहुत सारे बच्चे अब ये सोच रहे होंगे कि अब मेरा इसका मतलब मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया उसके बाद मैं फैसला करूं। बिल्कुल नहीं बेटा। पहली एक गलती बच्चों की होती है कि किसी एक यूनिवर्सिटी को जहन में बिठा लेते और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई ही नहीं करते। मैं बताऊंगा आगे आपको कि ये किस तरह सबसे बड़ी मेजर गलती बनती है और आपको लीड करती है गैप ईयर लेने पे।
दूसरी बड़ी गलती बच्चों की ये होती है कि फर्स्ट ईयर रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम जो है वो उसको देखेंगे कि क्या रिजल्ट इस काबिल है भी या नहीं, या मेरी सप्ली आ गई है, या मेरा जो है वो अच्छी परसेंटेज नहीं आई। तो भाई फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तो फरवरी में जाके आता है। फरवरी में अगर आप रिजल्ट आएगा तो फरवरी में जब रमज़ान चल रहे होंगे आप बोलेंगे चलो यार अभी ईद के बाद, ईद के बाद अब आजकल इस दफ़ा पेपर आपके कब शुरू हो गए थे, मई में शुरू हो गए थे, 5 या 6 मई से। तो आपकी ईद मार्च में होगा, आप बोलेंगे यार अब तो 1 महीना रह गया सिर्फ अप्रैल, अब तो एग्जाम्स के बाद ही। तो अगर आपने अभी शुरू नहीं की तैयारी और आपने रिजल्ट आने का इंतजार किया फर्स्ट ईयर के, तो चाहते हुए ना चाहते हुए ला मुहाला आप खड़े होंगे सिर्फ 1 महीने 15 दिन 20 दिन 25 दिन की नोटिस पे। और इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको सिर्फ इतना सा टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए अगर आपने अभी से टॉपर्स बैचेस से ज्वाइन नहीं किया। अब यूनिवर्सिटी में जाने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले आप उनके एंट्री टेस्ट में जो है वो अपीयर होते हैं। एक यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट होता है, आपने अगर उनमें अच्छा स्कोर कर लिया, आपकी फर्स्ट ईयर्स आपकी मैट्रिक और सेकंड ईयर की परसेंटेज अच्छी है। बहुत सारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ तो अब फर्स्ट ईयर की ही परसेंटेज पे एडमिशन देती है, क्योंकि जब तक उनका एडमिशन प्रोसेस चल रहा होता है तब तक सेकंड ईयर का रिजल्ट ही नहीं आया होता। तो आपकी अगर मैट्रिक की और फर्स्ट ईयर की परसेंटेज अच्छी है, आपने उनका यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया, उसमें आपने अच्छे मार्क्स लिए, उसमें मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, जो भी XYZ सब्जेक्ट्स आते हैं, कंप्यूटर्स आती है, केमिस्ट्री या फिजिक्स आती है, जो भी उनमें आपने अच्छी तरह से स्कोर किया, आपका एक एग्रीगेट बनेगा। हर यूनिवर्सिटी का एग्रीगेट बनने का एक अलग फॉर्मूला होता है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उस एग्रीगेट की बेसिस पे आपको वो ऑफर करेंगे कि आप इन कैंपसेस में और इन फील्ड्स में जा सकते, इनमें से चूज कर सकते हैं। आप वो चूज करेंगे और आप अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर देंगे। दूसरा तरीका है NTS। बेटा NTS का मतलब है नेशनल टेस्टिंग सर्विस। साल में 12 महीने NTS का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, हर महीने में एक दफ़ा। हर मेजर सिटी में NTS का टेस्ट एक दफ़ा हर महीने में ज़रूर होता है। उसकी मिनिमल सी फीस होती है 1500 रुपये के करीब। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके जो है वो ये फीस अफोर्ड कर सकते होंगे, और बहुत सारे बच्चे ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे। तो वो बार बार के बजाय एक ही दफ़ा अच्छी तरह तैयारी करके दें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो ये अफोर्ड कर सकता है वो अगर हर महीने भी दे तो बेस्ट स्कोर काउंट होता है, कितनी दफ़ा भी आप दे सकते हैं, कोई इसकी पाबंदी नहीं है। तो माशाल्लाह IB ग्रेड्स के बच्चे ये भी क्लियर करते हैं, और मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कितने बेहतरीन तरीके से क्लियर करते हैं, कितनी पोजीशन आती हैं माशाल्लाह हर साल, कितने जो है वो हमारे बच्चे टॉप करते हैं, ये भी क्लियर करते हैं NTS का। लेकिन NTS का टेस्ट हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इंशाल्लाह कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। फिर थ्रू ISSB, ये ISSB मेजरली उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो आर्म फोर्सेस रिलेटेड है, जैसे नस्ट आप ISSB के थ्रू बिल्कुल जा सकते हैं। फिर SAT, आपकी एक वाहिद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जो SAT अब एक्सेप्ट करने लगी है, वो है फास्ट। उसके अलावा जो मेनली बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मेनली बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के प्रोग्राम भी ऑफर करती हैं, फिर वो भी SAT एक्सेप्ट करती हैं, जैसे कि लम्स हबीब। तो ये आपके पास 3-4 दरवाजे हैं। ये तो सबके लिए होता है। ऑल यूनिवर्सिटीज टेक देयर टेस्ट। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी सी जो है वो ऐसी है, डॉक्टर जैसी है, मैं पहले डॉक्टर बनना चाहता था। NTS का टेस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, सम यूनिवर्सिटीज। और ISSB वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज। अभी आगे चल के सब पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूं। SAT अगेन वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज। तो ये हमारी अभी तक की डिस्कशन के तहत आपको ये पता चल चुका है कि हर यूनिवर्सिटी में जाने के मल्टीपल डोर्स होते हैं। ये डोर हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, ये डोर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, ये उससे भी कम यूनिवर्सिटीज़ में, और ये सबसे कम यूनिवर्सिटीज़ में है। तो अब हम चलते हैं आगे कि किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या जो है वो डोर्स ओपन हो सकते हैं आपकी मेहनत के थ्रू। सबसे पहले हम बात करते हैं नस्ट की। सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे किसकी, नस्ट की, जिसके बहुत सारे कैंपसेस हैं। कराची में भी कैंपस है,
पिछले साल तक कराची में कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अब कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम भी आ गया है। तो अब 3 प्रोग्राम्स जो है वो कराची में जो नस्ट का कैंपस है उसमें होते हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अब नस्ट की बात हम बात करें तो एक इनका कैंपस है इस्लामाबाद में, पहला कैंपस, दूसरा है कराची में, तीसरा है कोयटा में और चौथा है गिलगित में। नस्ट के अगर हम टेस्ट की बात करें तो नस्ट का पिछले साल तक कुछ और पैटर्न था, अब जो है वो कुछ और पैटर्न है। नस्ट के मैथ में जो है वो 100 MCQs आते हैं, फिजिक्स में 60 MCQs आते हैं और इंग्लिश में 40 MCQs आते हैं। कोई कंप्यूटर नहीं है नस्ट के टेस्ट में, कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई एनालिटिकल रीजनिंग कुछ भी नहीं है। मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट्स, 200 टोटल MCQs, जिसमें से 100, 60 और 40 का ब्रेकअप है। इसका एग्रीगेट का फॉर्मूला जिस तरह मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, पिछले अपनी थोड़ा सा पहले बताया था मैंने आपको कि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्रीगेट का क्राइटेरिया होता है। तो इसका क्या है कि 10% काउंट होगा भाई आपका मैट्रिक या ओ लेवल्स का रिजल्ट, आपका एग्रीगेट बनने में 10% चला गया, इसमें से 15% आपका काउंट होगा इंटर या ए लेवल्स का रिजल्ट। अगेन जब तक नस्ट का टेस्ट हो रहा होता है, इसका एडमिशन प्रोसेस हो रहा होता है, तब तक आपका इंटर का रिजल्ट आया ही नहीं होता, तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपका काउंट होगा। 15% चला गया इसमें से, और बाकी 75% किसकी वेटेज है? टेस्ट की वेटेज है। 75% मतलब 3/4, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से इंपॉर्टेंट है टेस्ट, और 1/4 ऑफ द टोटल पार्ट ऑफ एग्रीगेट इज अबाउट योर मैट्रिक, जिसके बारे में अब आप कुछ नहीं कर सकते। आपका ओ लेवल्स जो होना था हो गया, वो आपके पास मौजूद है, तो 10% आपके पास ऑलरेडी है, उसको भूल जाएं। ये भी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर की बेसिस पे अब होता है, फर्स्ट ईयर के भी आपके पेपर हो चुके हैं, जो हो चुका है वो भूल जाएं। हाँ, ए लेवल्स का रिजल्ट जरूर आ जाता है जब तक, अगर तो वो A2 का काउंट होगा, वरना उनका भी AS का काउंट होगा। अब बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि जो 25% मिलके बन रहा है, 25% मिलके बन रहा है, उसको तो आप दे रहे हैं 2 साल, बल्कि 2 भी नहीं, मैं कहूंगा 3 साल, क्योंकि मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 3, या फिर और ज्यादा चले तो 9 से 4 साल, 4 इयर्स। और जो 75% है टेस्ट, उसको मैं अभी अगस्त में खड़ा होकर कह रहा हूं कि भाई टॉपर्स बैचेस स्टार्ट हो गए हैं 3 अगस्त से, और उनकी पहली क्लास अब होगी इंशाल्लाह। अगर मेरी वीडियो शायद ये आपको बाद में मिले, लेकिन उनकी पहली क्लास हमारी पहले बैचेस की, टॉपर्स बैचेस की, वीकेंड्स पे जो होते हैं, जो आराम से 5 दिन आप कॉलेज कोचिंग जाते हैं, 2 दिन आप जो है वो एप्टीट्यूड को दे देते हैं, वो आपके उसके लिए 75% के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और उनको आप, जब मैं अगस्त में खड़े होकर कह रहा हूँ कि भाई नस्ट का टेस्ट पहला दिसंबर में होता है, दूसरा जो है वो मार्च में होता है, दूसरा फरवरी या मार्च में हो जाता है, तीसरा अप्रैल में होता है, चौथा जुलाई में होता है, तो उसके लिए NED भी अब राउंड 1 राउंड 2 लेने लग गया है। बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज अब राउंड 1 राउंड 2 लेती हैं। फास्ट अभी तक 1 राउंड लेता है सिर्फ, ठीक है। प्यास, GI क्या, ये अभी तक 1 राउंड लेते हैं, लेकिन बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज 2-2 राउंड जो है वो लेने लग गई हैं। तो मैं उनके लिए आपको जब कह रहा हूं कि भाई अगस्त से स्टार्ट करें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगर किसी ने NET 1 देना है तो 5 महीने, कितने महीने? 5 महीने फॉर NET 1, NET 1, ठीक है। उसके बाद अगर आपने, अच्छा NET 1 जो है ना वो सिर्फ इस्लामाबाद में कंडक्ट होता है, अभी तक तो यही है, इस साल अगले साल चेंज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। अभी तक NET 1 सिर्फ इस्लामाबाद में कंडक्ट होता है। बहुत सारे हमारे बच्चे इस्लामाबाद जाके देते हैं, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं भाई 4 अटेम्प्ट है, तो मैं चारों अटेम्प्ट जो है वो करूंगा, अवेल करूंगा, चारों अटेम्प्ट अवेल करूंगा, मैं कोई एक भी अटेम्प्ट जाया नहीं जाने दूंगा। तो वो यहाँ से इस्लामाबाद जाते हैं, लेकिन उस टेस्ट में अपीयर जरूर होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे नहीं भी जाते, तो वो कहते हैं भाई मैं जो हूँ वो सिर्फ जो कराची में टेस्ट होता है NET 2 वो दूंगा। तो भाई NET 2 कब हो जाता है? NET 2 आपका हो जाता है तकरीबन, समझ लें आप, मार्च में। NET 2 हो जाता है मार्च में। तो उसके लिए आपके पास कितने महीने हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 मंथ्स। अच्छा जी, अब जब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप 25% के लिए तो आपने दे दिए 4 साल,
लेकिन 75% के लिए आप 5 महीने देने को राजी नहीं है। 7 महीने जो है वो आप सोच रहे नहीं मैं तो एग्जाम्स के बाद करूंगी या करूंगा, या तो मैं सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में आराम से, अभी तो मेरे मजे करने के, तफरी करने के दिन है। तो भाई ये तो बिल्कुल ही मतलब सेंस ही नहीं बन रहा ना। 25% के लिए जब 4 साल दे रहे हैं तो इस हिसाब से तो 75% के लिए ट्रिपल 12 साल देने चाहिए। 12 साल तो हम नहीं दे सकते ऑब्वियसली, लेकिन हम कम से कम अपने पहले पहले बैचेस में आगे, और मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको बता रहा हूँ कि हमारे जितने बच्चे टॉप करते हैं, जितनी पोजीशन आती हैं, जितने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 80% जो हमारा सक्सेस रेशो है, क्योंकि टारगेटेड तैयारी होती है, फोकस तैयारी होती है। इस तरह नहीं कि अब 100 बच्चे, 200, 300, 400, 500 बच्चे बैठे हुए ऑनलाइन और हम जो है वो पढ़ा रहे हैं, किसी का कुछ पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, किसकी क्या प्रोग्रेस है। इस तरह से नहीं होता। या फिर फिजिकल भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, इस तरह से आईपी ग्रेड्स में बिल्कुल भी नहीं होता। हमारी स्मॉल क्लास साइज होती है, उसमें टीचर को इंडिविजुअली हर बच्चे का नाम से पता होता है कि भाई फलाना हसन लास्ट क्लास में नहीं आया था, या अहमद ने लास्ट क्लास में होमवर्क नहीं किया था। तो ये जब होता है, बच्चे को अपना नाम पता होता है। मैं बार बार एक कहता हूं, मेरी एक वीडियो भी है, द स्वीटेस्ट साउंड फॉर एनीवन इज हिज ओन नेम, दिस इज अ साइंटिफिक रिसर्च। और इसी पे हमारा आईपी ग्रेड्स का मॉडल बेस करता है कि भाई हमारा जो टीचर है वो भी इंसान है, वो 100 बच्चों के नाम नहीं याद रख सकता, वो मैक्सिमम 30, 40, 45 बच्चों की क्लास के नाम जो है वो याद रख सकता है। और हमने बच्चे को नाम से बुलाना है। हमने इस तरह नहीं बोलना कि भाई वो लाल शर्ट वाले भाई या चश्मे वाले भाई, बेटा बात सुनो इधर। इस तरह बोला तो वो बच्चा बोलेगा भाई इस टीचर को तो मेरा नाम ही नहीं पता, ये टीचर तो मुझे जानता ही नहीं है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ नहीं करता, तो ये मेरा टेस्ट सॉल्व करने का क्या दर्द रखेगा। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये फोकस तैयारी जो होती है 2 दिन हफ्ते में, ये आपको फिर NET 1 क्लियर करवाती है, NET 2 क्लियर करवाती है। NET 2 कराची में कंडक्ट होता है मार्च में, उसके बाद NED का राउंड 1 आ जाता है। आपके इंटर के एग्जाम्स के फौरन बाद राउंड 1 आ जाएगा। हो सकता है कि एग्जाम्स के बीच में, एग्जाम से पहले भी हो जाए। एक पिछले साल ऐसा हो चुका है कि एग्जाम से पहले आपका NED का राउंड 1 हो गया था। तो अब आपके पास NED राउंड 1 और NED 2, तकरीबन इन दोनों के लिए आपके पास 7 महीने हैं। उसके बाद आपके इंटर के एग्जाम्स करीब आ जाएंगे, आप लोगों को परेशानी होने लगेगी। आप लोग हमें बोलेंगे कि सर अब ज़रा सा जो है वो टाइम दे दें, मैंने अगस्त से शुरू किया था क्योंकि मुझे पता ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब मेरे इंटर के पेपर भी इंपॉर्टेंट हैं, तो अब मुझे ज़रा आप ब्रेक दे दें। तो हमें ऑब्वियसली आपको चाहते हुए ना चाहते हुए आपको हमें ब्रेक देना पड़ता है। इसके बाद मार्च के बाद, मार्च की हम ये बात कर रहे हैं, मार्च में आपका NED 2 मार्च की बात कर रहे हैं, और NED राउंड 1 जो है वो आप समझ लें कि मई में होता है। तो मार्च के बाद आपके एग्जाम, जैसे इस दफ़ा मई से शुरू हुए थे, मेरे ख्याल से 5 या 6 मई से शुरू हुए थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम्स, तो आपको मार्च के बाद आप कहते हैं कि सर अब हमें ज़रा 1 महीने अप्रैल का दे दें तैयारी करने के लिए इंटर के लिए। तो वो हम आपको कोर्स कंप्लीट करवा के और फिर हम आपको एग्जाम्स की ब्रेक दे देते हैं। उसके बाद आप जैसे ही आते हैं, तो जो बच्चे अगस्त से पढ़ रहे हैं उनका कोर्स भी कंप्लीट हो गया, एग्जाम्स खत्म होने के बाद आ रहा है NED राउंड 1। NED राउंड 1 अगर आ रहा है, NED राउंड 1 के लिए आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है, आप सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं और आप राउंड 1 दे देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर राउंड 1 में अच्छा स्कोर नहीं आ पाता तो आपके पास राउंड 2 का चांस होता है। लेकिन अगर आपने जब तक तैयारी शुरू ही नहीं की होगी, आप कर रहे थे रिजल्ट का वेट, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तो अच्छा आ गया, लेकिन अब उस रिजल्ट का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि आपने तैयारी शुरू नहीं की। तो अब आप बोलेंगे यार मैं राउंड 1 कैसे दूं, राउंड 1 में नहीं देता, मैं सिर्फ राउंड 2 दूंगा। तो आपने 2 दरवाजों में से एक दरवाजा अपने हाथों से बंद कर दिया। तो ये बिल्कुल इसका ये मतलब है कि आपने खुद ही अपने पाँव पे जो है वो कुल्हाड़ी मार ली। 2 आपके पास अल्लाह आपको मौके दे रहा था, आपने कहा नहीं अल्लाह मुझे एक ही मौका चाहिए, मैं एक ही मौके में जो है वो कर दूंगा। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं, जो कर लेते हैं, लेकिन मेरे जैसे बच्चे, मैं तो भाई चाहूंगा कि मुझे किसी के लिए 2 मौके मिल रहे हैं तो भाई 2 मौके मिले, मैं तो कहूँगा 3-4 मौके मिले, लेकिन चलो कम से कम 2 मौके मिल रहे हैं तो 2 तो लूँ। लेकिन अगर मैं अपनी सुस्ती, अपनी कोताही की वजह से, मुझे गाइडेंस सही तरह नहीं है। देखें भाई, मैं आपको बात करूं, जब मैंने अभी पहले बताया कि मैं 2016 में मैंने जो है वो सेकेंड ईयर किया है,
मुझे अच्छी तरह याद है मेरा आखिरी एग्जाम 14 मई को हो गया था। किस दिन? 14 मई को। और अब ऐसा नहीं है, अभी पिछले साल अच्छा है कि पेपर्स पीछे आए, वरना तो भाई जून जुलाई तक पेपर्स चले गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है पिछले से पिछले साल, लास्ट ईयर मतलब 2024 में, हाँ 2024 में, 2024 में या 2023 में 1 जुलाई को आखिरी एग्जाम था और 30 जून को आईबीए का एग्जाम था। मतलब आपके इंटर के एग्जाम्स के बीच में आईबीए ने एग्जाम लेके फारिग कर दिया। यूनिवर्सिटीज डू नॉट केयर अबाउट योर सेकेंड ईयर एग्जाम्स, दे जस्ट डू केयर अबाउट देयर एकेडमिक कैलेंडर। तो ये नस्ट के बारे में था, थोड़ी सी मैंने इसमें थोड़ा सा आपको और टाइमलाइन भी बता दी, लेकिन मेरा इसमें बताने का मकसद, एक तो ये क्या टच हो जाता है भाई, हाँ, मेरा इसमें बताने का मकसद ये था कि आपके पास बेहतरीन मौका है, आपने अभी से स्टार्ट करना है। किसी ने कोई सुस्ती नहीं करनी, किसी ने कोई, देखो भाई अच्छा ज़्यादा टाइम है ना, जल्दी करके फारिग हो जाओ, ठीक है, बजाय इसके कि एंड टाइम पे। हम में से बहुत सारों का एक मसला होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या, कि मजे से बैठे हुए यार कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, और फिर जब बहुत टाइम नहीं होता फिर एकदम से रियलाइज होता है, फिर पैनिक अटैक होता है, फिर सबको स्ट्रेस होता है, फिर एंग्जाइटी होती है, फिर डिप्रेशन होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद फिर हम जो है वो लेट हो जाते हैं काम करने में। उसके बाद हम सर पकड़ के बैठे होते हैं कि यार पहले था टाइम तो मैं आराम से बैठा हुआ था, कि अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, तो अब जो है वो ये हो गया। तो इसलिए ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। आपके पिछले 12 साल, 12 साल मतलब नर्सरी, प्रेप, उसके बाद 1 से लेकर 10 तक 10 और 2 12 साल, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 14 साल, 14 साल पीछे के, आगे की पूरी ज़िंदगी, ये रहे मेरे साथ में, ये आपके 14 साल, ये रही आपकी आगे की पूरी ज़िंदगी। पूरी ज़िंदगी मतलब कि बेटा आप क्या जॉब करेंगे, कितना आप उसमें कमाएंगे, क्या आपका लिविंग स्टैंडर्ड होगा, कितना आप अपनी फैमिली को किस तरह से रख सकेंगे, ये सब डिपेंड करता है इस बीच के टाइम पे। इस बीच के टाइम पे आपके ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं। पुरानी मेहनत, जो मिसाल के तौर पे एक किसान क्या करता है, मेहनत करता है ज़मीन पे, दिन रात मेहनत करता है बेचारा, सुबह से हल बैल जोतता है उसमें ज़मीन में, ट्रैक्टर चलाता है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, सब कुछ क्यों करता है? क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं ये सब करूँगा तो एक बेहतरीन फसल तैयार होगी, वो फसल मैं काटूंगा, मार्केट में बेचूंगा और उसका मुझे मुनाफा होगा। तो ये आपने हार्वेस्ट किया है, ये आपका हार्वेस्टिंग सीजन था 14 साल। अब वो जो आपने बोया है उसको काटने का टाइम है, मतलब हार्वेस्ट करने का टाइम है, उसको बोरियों में पैक करके मार्केट में बेच के मुनाफा कमाने का टाइम है। इसमें अगर आप कोताही कर देंगे तो आपकी 14 साल की मेहनत ज़ाया होगी, जिसकी वजह से अगर किसान की मेहनत ज़ाया हो जाए तो पूरे साल फिर वो परेशान रहता है। हर वक्त सीज़न थोड़ी होता है कि हर क्रॉप का, तो फिर वो परेशान रहता है। तो खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, अगर आपने अभी तक, मतलब अगर आपने इस टाइम में थोड़ी सी भी कोताही दिखाई, जिसकी वजह से आपका जो है वो एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, कम अच्छी यूनिवर्सिटी में हुआ, बेटा सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा कम हो जाएंगी। क्या? कम अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, उसकी डिग्री की वर्थ कम होगी। पहली बात तो उसमें 4 साल जो आपके होंगे वो भी कम अच्छे होंगे, फिर उसके 4 साल के बाद डिग्री की वर्थ भी कम अच्छी होगी। उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी आपको जॉब उस कम वर्थ में मिलेगी और आपकी पूरी जिंदगी वर्थ कम रहेगी एज कंपेयर टू अगर आप अभी मेहनत कर लें, अच्छी यूनिवर्सिटी में जान मार के एडमिशन ले लें, उसके बाद उसकी वर्थ भी अच्छी होगी, तो आपकी पूरी ज़िंदगी वर्थ ज़्यादा होगी। तो आपकी आगे की ज़िंदगी, आपकी पीछे की ज़िंदगी डिपेंड करती है इस बीच के टाइम पे। इस बीच के टाइम को आपने उनकी सुन ली जो 15, 20, 25 साल से यही काम करते हुए आ रहे हैं, यही काम बेहतरीन तरीके से करते हुए आ रहे हैं। आपको रिजल्ट भी वही मैं आगे दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। देखो भाई, एक साल कुछ आ जाए ना, एक साल रिजल्ट आ जाए, एक साल एनईडी में फर्स्ट पोजीशन आ जाए, फास्ट में इतने सारे बच्चे हो जाएं, 1400 1600 सक्सेस स्टोरीज हो जाए, एक साल हो जाए ना, तो बंदा कह सकता है भाई तुक्का हो गया, ठीक है। तो 2 साल हो जाए तो फिर बंदा सोचना चाहिए कि नहीं यार 2 साल लगातार कैसे हो गया, तुक्के में तो एक दफ़ा कोई चीज़ होती है। 3, 4, 5 साल हो जाए तो फिर प्रूव हो जाता है कि भाई तुक्का उक्का नहीं है, कुछ तो है, कुछ तो करते हैं ये, कुछ तो जो है वो करते हैं, और वो कुछ तो क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह ऐसे रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि नस्ट की मैंने आपको ये सारी भी जो चीज़ें हैं ये बताई, ये अपने जहन में रखिएगा कि 25% को कितना टाइम दिया है और 75% को कितना टाइम देना है। आगे चलें।
फास्ट के आ जाएं, फास्ट पे आ जाएं। चलें जी, फास्ट की टेंटेटिव टेस्ट डेट्स। ये टेंटेटिव का लफ्ज इसलिए लिखा है क्योंकि इस साल का अभी मतलब 2026 की डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो ये हमने इस साल की डेट्स 2026 के साथ लिख दी, क्योंकि 2-3 दिन आगे पीछे का फर्क होता है, कोई खास फर्क नहीं होता। फास्ट की टेंटेटिव डेट्स हैं 7 to 18 जुलाई। अच्छा, नस्ट का भी मैंने आपको बताया था कि दूसरा राउंड होता है जुलाई में। आपके एग्जाम्स खत्म हुए थे इस साल 25 to 26 मई को सेकेंड ईयर के, और ए लेवल्स के भी तकरीबन ऐसे ही हुए थे। उनके एमसीक्यूज तो और आगे गए थे, जून तक गए थे। तो भाई नस्ट के बारे में आप ये बताएं कि अगर उसका टेस्ट 19 जुलाई को था इस बार, और वो भी आखिरी राउंड NET 4, NET 2 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। NET 2 अगर करना है वो तो फिर बहस ही नहीं है कि वो तो अभी शुरू करना है। मैं बात कर रहा हूं अगर मिसाल के तौर पे, वैसे तो मैं आपको समझा के थक गया कि भाई 2-3 गलतियां नहीं करनी। एक तो एक यूनिवर्सिटी को जहन में नहीं रखना, आपने जहन में रखना है कि मैं सारी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दूंगा, ठीक है। जितनी यूनिवर्सिटीज हैं सबके टेस्ट दूंगा, जितने उनके राउंड है सबके टेस्ट दूंगी या दूंगा, ताकि मेरे चांसेस मैक्सिमाइज हों। भाई मैं चाहूंगा कि मैं डिसाइड करूं कि मुझे कहाँ जाना है इनमें से, ना कि वो यूनिवर्सिटी, मैं एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं और वो मुझे डिसाइड करके दे कि भाई तुम यहाँ पे जो है वो मैं तुम्हें ले रही हूँ, यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही है या नहीं दे रही। तो मैं डिसाइडिंग फैक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डिसाइडिंग पावर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्राइव माई ओन व्हीकल। मैं किसी और के हाथ में अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं देना चाहता। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होगा, उनमें जितने राउंड्स होते हैं उन सब के राउंड्स देने होंगे, ताकि एक मौके में फेल हो जाए, कुछ ऊपर नीचे हो जाए। भाई खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है, कोई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई बारिशें हो गई, कुछ हो गया, आप नहीं पहुंच सके, आपकी गाड़ी, कुछ भी XYZ, आपकी जहनी हालत ठीक नहीं है, आप पहली दफ़ा ज़िंदगी में टेस्ट दे रहे थे, आपको रात में नींद ही नहीं आई, आपका दिमाग फ्रेश नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने अगर एक ही चांस लिया, आपने बोला नस्ट का मैं NET 2 नहीं दे रहा या नहीं दे रही, मैं सिर्फ NET 4 दूंगी या दूंगा एग्जाम्स के बाद वाला जो होता है, आपने बोला NET का मैं सिर्फ राउंड 2 दूंगी या दूंगा, या आपने कहा जो बाकी GI के आई प्यास हैं, फास्ट हैं, उनका बस जो एक राउंड होता है मैं बस वो एक यूनिवर्सिटी का एक राउंड दूंगी या दूंगा। तो भाई उसमें नहीं हुआ तो व्हाट इज योर बैकअप प्लान? Every successful person on this planet has a backup plan. So you should have at least 5 to 6 universities in your bucket, and all the rounds of those universities you should appear in and then decide कि पहले तो आप ये देखें ना कि आप क्लियर कितने कर पाते हैं। अगर आप 6, 7, 8 यूनिवर्सिटीज़ में दे रहे हैं, 2-3 के आपने 2-2 राउंड दिए हैं, तो तकरीबन 10-12 अटैम्प्ट में से 3-4 तो होंगे। उन 3-4 में से सबसे बेस्ट को आप चूज कर लें। तो ये अब आगे चलें, फास्ट की टेंटेटिव डेट है 7 to 18 जुलाई। तो ये भी आप, अगर आपके एग्जाम्स मई में ख़त्म हो रहे हैं, मई के एंड में, तो आपके पास सिर्फ 1 महीना है फास्ट के एग्जाम्स के लिए। अब इस 1 महीने में आप उन बच्चों से compete करेंगे जो हमारे पास अगस्त से पढ़ रहे हैं, मतलब उन्होंने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 7 महीने तैयारी की है। उसके बाद वो हमारे पास इंटर के एग्जाम्स के बाद आए हैं, तो हमने उनको तमाम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट बहुत सारे करवाए हैं, कैंपस पे, ऑनलाइन, हर तरह से टेस्ट करवाए हैं। तो फिर उसके बाद आप वो आ रहे हैं आप उनसे कम्पीट करने जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं एग्जाम्स के बाद 1 महीने के अंदर जो है वो तैयारी कर लूंगा या कर लूंगी, और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप ये नहीं सोच रहे कि एग्जाम्स के बाद कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने के बाद, तो वही चीज़ हो गई, वो भी 1 महीना ही बचेगा आपके पास, क्योंकि फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बाद आप एग्जाम से पहले शुरू नहीं कर सकते। तो उसमें आप हमारे उन बच्चों से तैयारी कर, मतलब जो अगस्त से कर रहे हैं 7 महीने से, तो वो बच्चे ऑब्वियसली 7 महीने पढ़ के बहुत आगे निकल चुके होंगे, और आप 1 महीने पढ़ के उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये जो हमारे बैचेस अभी 3 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं, इनमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कैंपसेस में ये पहले बैचेस फुल हो गए हैं, और अब दूसरे बैचेस शुरू हो रहे हैं अगले ही वीक से। 3 अगस्त को पहला बैच स्टार्ट हुआ है, इंशाल्लाह 10-17 अगस्त से दूसरे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी भी मौका है, अगर आप फर्स्ट बैचेस में नहीं अपना एडमिशन सिक्योर कर सके, जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, आपको सही
फैसला आपने कर लिया, अल्लाह ने आपको सही गाइडेंस जो है वो दिलवा दी। लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है वो फौरन अपने सेकंड बैचेस में कर लें, इससे पहले कि सेकंड बैचेस भी जो है वो फुल हो जाएं और फिर आपको थर्ड फोर्थ बैचेस में आगे जाना पड़े। तो फास्ट में दो अलग क्राइटेरियाज हैं। बीएस इंजीनियरिंग के लिए एक अलग क्राइटेरिया है, बीएस इंजीनियरिंग के लिए एक अलग क्राइटेरिया है और बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए एक अलग क्राइटेरिया है। देखिए जी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस यूनिवर्सिटी का जो सबसे बेहतरीन प्रोग्राम होता है वो उसका क्राइटेरिया हमेशा सख्त रखता है। अब आप देखें, इसमें 10% मैट्रिक और ओ लेवल्स काउंट हो रहा है और इसमें ज़्यादा काउंट हो रहा है 17%, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें 40% इंटर और ए लेवल्स काउंट हो रहा है, इसमें ये भी ज़्यादा हो रहा है 50%, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें टेस्ट की वेटेज 50% है, आधी, हाफ टेस्ट की वेटेज है। इसमें सिर्फ 33% टेस्ट की वेटेज है, क्योंकि ये प्रोग्राम फास्ट के इतने ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है जितना कि ये प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंस। फास्ट का सुनते ही सबके जहनों में एक ही नाम आता है कंप्यूटर साइंस, या कंप्यूटर साइंस का सुनते ही सबके जहनों में एक ही नाम आता है फास्ट। तो फास्ट में देखिए अपना क्राइटेरिया एंट्री टेस्ट का मुश्किल बनाया हुआ है, 50% वेटेज एंट्री टेस्ट की है। तो इसका मतलब अब फिर से अगेन मैं वही बात करूंगा, आप 50% जो है उसके लिए आपने दिए 4 साल, कितने, 4 साल, और 50% जो बाकी है उसके लिए जो है वो आप 7 महीने भी नहीं दे पा रहे। तो ये तो फिर किस तरह, जब ये फैसला ही सही नहीं है तो फिर रिजल्ट कैसे सही होगा? जब एक चीज की बुनियाद ही सही नहीं है तो इमारत कैसे सीधी बनेगी? अब एडवांस मैथ्स इसमें 50% आती है, आधी इसमें 50% क्या आती है, एडवांस मैथ्स। 20% इसमें आती है जनरल मैथ्स। जनरल मैथ्स जो आईबीए, लम्स, सीबीएम, ज़ेबेस, सैट, इनके टेस्ट में जो होती है जनरल मैथ, वो 20% आती है। एडवांस मैथ्स, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन जो आप A2 में पढ़ते हैं या इंटर में पढ़ते हैं, वो आती है 50%। 20% इसमें IQ के क्वेश्चन आते हैं और 10% इसमें जो है वो इंग्लिश आती है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है और कैलकुलेटर तो अलाउड है ही नहीं। कैलकुलेटर तो एनईडी के अलावा किसी भी टेस्ट में अलाउड नहीं है। तो भाई जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपको बचपन से कैलकुलेटर की आदत है, आप बेसिक से बेसिक कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में कहते हैं यार एक दफ़ा चेक कर लूँ है कि गलत तो नहीं है कहीं। तो आपको जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं है इन टेस्ट में तो सीधी सी बात है, एक किसी बेसिक सी बात बंदे को भी समझ आ जाएगी, किसी लेमैन को भी समझ आ जाएगी कि भाई जब 10-15 सालों से एक चीज़ की आदत डली हुई है, अब वो चीज़ मुझसे छीन ली तो उसके बजाय कुछ और तो दो। वो कुछ और आपको कहाँ मिलेगा? आपको ऑब्वियसली कुछ और IB ग्रेड्स के क्लासरूम में मिलेगा। वो टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी जिनमें बगैर कैलकुलेटर के आप सॉल्व कर सकेंगे पूरा पेपर। नेक्स्ट और फास्ट के बाद हमारे पास है प्यास। प्यास की टेंटेटिव टेस्ट डेट है 29 जून 2026। प्यास में मैं आपको बता रहा हूं, हर अच्छी यूनिवर्सिटी कोशिश करती है कि अपने टेस्ट को सख्त से सख्त बनाए और उस सख्त से सख्त टेस्ट की वेटेज भी ज़्यादा रखे। 60% टेस्ट की वेटेज है और 40% आपके इंटर और मैट्रिक की या ए लेवल्स और ओ लेवल्स की वेटेज है। फिर अगेन वही चीज़ कि आप 40% जो चीज़ बन रही है उसके लिए 4 साल और 60% जो चीज़ बन रही है उसके लिए सिर्फ 7 महीने देने को भी अगर कोई राज़ी नहीं है तो भाई फिर उसका अल्लाह ही हाफिज है। मैं आपको बता बता के थक गया कि द बेस्ट डिसीजन यू कैन टेक फॉर योर लाइफ टू बी बेटर इज़ टू स्टार्ट नाउ, इज़ टू स्टार्ट टुडे, इज़ टू विजिट टुडे, इज़ टू रजिस्टर टुडे, इज़ टू स्टार्ट योर क्लासेस एज सून एज पॉसिबल। आपके प्यास के टेस्ट में 30 मैथ के क्वेश्चन होते हैं, 30 फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, 30 केमिस्ट्री के और 10 इंग्लिश के, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। ओपन मेरिट इसमें एडमिशन पॉलिसी है, कुछ ऐसा नहीं है एनईडी की तरह कि इतनी सीट्स कराची की हैं, इतनी सीट्स ये गवर्नमेंट में होता है। इसमें ओपन मेरिट पॉलिसी है, भले सारे बच्चे कराची की अगर टॉप परफॉर्मिंग हो तो सारे प्यास में जो है वो कराची के बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो जो टॉप परफॉर्मिंग बच्चे होंगे उनको एडमिशन मिलेगा। इसकी फ़ीस भी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, 1,09,000 पर सेमेस्टर है। स्कॉलरशिप भी इसमें जो है वो अवेलेबल होती है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, ये मेरी बातें सुनते हुए कहीं आप किसी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ तो आप ये नहीं सोचें यार ये तो बहुत महंगी है, ये तो मैं या मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को साइड पर रख दें, मैं एंड में आपको बताऊँगा कि मैंने क्यों कहा था कि साइड में रख दें।
मैं आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स कुछ ऐसे बताऊंगा, बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीज़ें बताऊंगा, जो बच्चों की पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, पहली फ़ीस से भी पहले होती हैं। तो आपने फ़ीस की टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ अपनी जी जान लगा देनी है, अल्लाह से दुआ करनी है, और आपका इंशाल्लाह जो है वो फ़ीस की वजह से कहीं पे रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। आगे चलें, और कहीं पे क्या IBA ग्रेड्स में भी इंशाल्लाह नहीं रुकेगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी जो है वो है GI के गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट, जिसकी टेंटेटिव डेट आपकी है 9 से 13 जुलाई। आप देखें सब यूनिवर्सिटीज़ के जो आखिरी राउंड है वो जुलाई के फर्स्ट 20 डेज में हो जाते हैं। मैं इस साल की आपको बात करूं तो तकरीबन जो है वो NED का टेस्ट 8, 9, 12, NED का 12 जुलाई को था, फास्ट का 7, 8 जुलाई से शुरू हो गए थे। GIKI प्यास का भी देखें आप 9 to 13 था, पिछली GIKI का भी ये है, प्यास का भी यही था। इसी तरह नस्ट का सबसे लास्ट 19 जुलाई था। उसके बाद फिर लोकल यूनिवर्सिटीज टेस्ट लेना शुरू करती हैं कि जो बच्चे यहाँ से रह गए हैं भाई वो अब जो है वो हमारे पास आ जाएं। आप देखें, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो अच्छी यूनिवर्सिटी होगी वो बोलेगी भाई टेस्ट दे दो, मुझे नहीं तुम्हारे बोर्ड्स की रिजल्ट चाहिए, मैं उन पे नहीं इतना जो है वो फोकस कर रहा, मुझे आप टेस्ट मेरा दे दें, उसमें आप पास हो जाएं तो मैं आपको एडमिशन दे दूंगी, और अगर नहीं तो फिर मैं जो है वो आपको एडमिशन नहीं दूंगी। ये आपको यूनिवर्सिटी सारी कहती हैं। 5% सिर्फ मैट्रिक की वेटेज है, 5%, 10% सिर्फ इंटर की वेटेज है, और 85% जो है वो एंटी टेस्ट की वेटेज है। अगेन 15% के लिए 4 साल, 85% के लिए सिर्फ 7 महीने। तो ये अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा होगा तो वो अपने इंटर ए लेवल्स के बाद 1 महीने में कर लेगा, लेकिन जो मेरी तरह का ऑर्डिनरी बच्चा होगा जिसको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, जिसको जल्दी मतलब इतनी फास्ट पेस में काम उससे नहीं होता होगा, वो बोलेगा यार आराम आराम से, भले जल्दी शुरू करूंगा लेकिन आराम आराम से चलूंगा भाई, 5 दिन अपने कॉलेज को भी दूंगा ताकि इंटर की परसेंटेज भी अच्छी आए, और ये 10% जितना ज़्यादा हो सकता है उतना हो, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया में जितना परसेंट भी इंटर की वेटेज है वो भी अच्छी हो, और टेस्ट की भी जो है वो तैयारी करूं, लेकिन वो साथ साथ दो दिन करूं, और फिर इतना टाइम होगा कि 2 दिन में पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। एग्जाम्स तक एग्जाम अच्छी तरह दूंगा, जो 5 दिन मैंने तैयारी इंटर की थी उसके तहत अच्छे एग्जाम्स दूंगा। उसके बाद जो 2 दिन एप्टीट्यूड की तैयारी की थी उसमें फिर मैं जो हूँ वो वापस एग्जाम्स के बाद आके रिवीजन करूंगा और फिर सारी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट दे दूंगा। तो ये एक अच्छे बच्चे का जो है वो लाहेअमल होना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। 30 क्वेश्चन मैथ्स, 30 फिजिक्स, 20 इंग्लिश, टोटल 80 क्वेश्चन बन गए। आप देख रहे हैं कि अभी तक केमिस्ट्री किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं आई है। प्यास, GIKI, नस्ट, फास्ट, इन चारों में अभी तक केमिस्ट्री या कंप्यूटर्स जो है वो नहीं आई है। इसकी फीस ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा है, 447,000 पर सेमेस्टर इसकी फ़ीस है, लेकिन स्कॉलरशिप्स हर यूनिवर्सिटी की तरह इसमें भी अवेलेबल हैं, GIKI में भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। अब अगर हम आगे चलें कि NTS बेस, मैंने आपको कहा था बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा था कि आखिर में आपको जो है वो बताऊंगा, तो उसमें एक चीज़ ये भी थी कि मैंने कहा था NTS कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, तो उनमें सबसे अच्छी बात जो ये है कि फास्ट NTS को एक्सेप्ट करता है, नंबर 1। नंबर 2 कॉमसेट्स, आपको मैं बताऊं कंप्यूटर साइंस के लिए 3 जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फास्ट, नस्ट और कॉमसेट्स हैं। तो ये दोनों कंप्यूटर साइंस की 2 अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये फास्ट और कॉमसेट्स, ये आपके NTS को एक्सेप्ट करती हैं। फिर IST, UET और एयर यूनिवर्सिटी, ये तीनों भी आपके, तो ये 5 टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके NTS को एक्सेप्ट करती हैं। अगर आपने NTS में अच्छा स्कोर कर लिया तो 5 यूनिवर्सिटीज़ तो भाई एक साथ आपकी बास्केट में आ गई। अब आपने बाकी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट देके उनको भी अपनी बास्केट में डाल के, और फिर जब आप काउंटर पे पहुँचें तो बास्केट से सारी एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल दें, एक यूनिवर्सिटी उठा लें कि भाई ये चाहिए मुझे। तो समझ आ रही है आपको मेरी बातें? मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको जो है वो हेल्प आउट करेंगी। अब हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। स्कॉलरशिप्स, ये वो चीज़ है जो मैंने आपको बताया था
कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप अपनी जो है वो इस फिक्र को कि मैं कैसे अफोर्ड करूंगा, मेरे पेरेंट्स कैसे अफोर्ड करेंगे इतनी फीस, इसको थोड़ी देर साइड पे रख दें। वो इस स्लाइड की वजह से मैंने आपको कहा था। देखो भाई, पहले तो मेरी एक बात ये सुन लें कि हर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स होती हैं। अब वो मेरिट बेस्ड हों या नीड बेस्ड हों वो अलग बात है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप ज़रूर होती हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी किसी पढ़ने वाले बच्चे को इस वजह से नहीं रिमूव करती अपने एडमिशन से कि वो आपकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहला जो वो है वो फेडरल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सिंध इंडोमेंट फंड, सिंध एजुकेशन इंडोमेंट फंड इसका है। यूनिवर्सिटीज़ मेरिट बेस्ड फंडेड बाय डोनर्स। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं, मैं पर्सनल अपनी एग्जांपल दे रहा हूं, नाम नहीं लूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे बड़े भाई के एक दोस्त हैं, उनकी बहन IBA से 75% स्कॉलरशिप पे पढ़ी हैं और वो माशाल्लाह उनका जौहर में अपना घर भी था, गाड़ी भी थी, लेकिन उनके पास एक जेन्युइन रीज़न था कि उनके वालिद साहब नहीं थे। तो मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि कोई अगर ये समझता है कि यार मुझे तो नीड बेस्ड मिलेगी ही नहीं, मेरा तो माशाल्लाह घर भी है, मेरे पास तो गाड़ी भी है, तो मुझे तो नीड बेस्ड मिलेगी। भाई अब मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता आप बोले कि अच्छा उनके तो वालिद साहब नहीं थे ना, मेरे तो वालिद साहब भी हैं, ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी जेन्युइन रीज़न तो आपके पास होगा ना। अगर आप ये समझते हैं कि भाई मैं फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, अच्छा ये भी कोई नहीं कह रहा कि आपको 100% ही दे देंगे। अगर आपके मिसाल के तौर पे आप समझते हैं यार अगर इसकी आधी फीस होती ना तो मैं अफोर्ड कर लेता, तो भाई यूनिवर्सिटी को भी ये बात आप जब समझाएंगे, एक अलग से स्पेस देती है यूनिवर्सिटी के, भाई लिखो, लिख के बताओ कि तुम क्यों चाहते हो स्कॉलरशिप। आप लिखेंगे, समझाएंगे, तो वो भी आपको बोल देगी अच्छा भाई ठीक है, पूरी ऑफ नहीं करे, 50% दे दो चलो। तो हर यूनिवर्सिटी ये सब देता है। आपने फिलहाल अगर इस पर फोकस किया ना तो ये वैसी मिसाल होगी कि वो जो हम कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। एक मिसाल है ना कि वो लोमड़ी मतलब जो फॉक्स होती है उसको अंगूर पसंद होते हैं, वो दरख्त पे छलांग मार रही होती है बार बार अंगूर वो करने के लिए, जब वो नहीं पहुंच पा रही होती तो वो ये छोड़ के कह के यार छोड़ो अंगूर खट्टे हैं, मतलब पहुंच पा नहीं रही वो, लेकिन बहाना अपने दिल को तसल्ली दे दी कि यार अंगूर खट्टे हैं इसलिए मैं ले ही नहीं रही, ठीक है। तो भाई आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने ये सोचा कि नहीं यार ये तो यूनिवर्सिटी में अफोर्ड ही नहीं कर सकता इसलिए मैं इसका टेस्ट नहीं देना, मैं तैयारी नहीं कर रहा, तो ये वही मिसाल हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर बार बार बता रहा हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं। फेडरल लेवल पे होते हैं प्रोग्राम्स, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, सिंध इंडोमेंट फंड मैंने आपको बताया, प्रोविंशियल लेवल पे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी सपोर्ट थ्रू इंटरेस्ट फ्री लोन्स, इसको कहते हैं कर्जे हंसना। क्या कहते हैं? कर्जे हंसना। कर्जे हंसना का मतलब ये होता है कि भाई 4 साल तुम पढ़ो आराम से हमारे पास बगैर किसी फीस के, लेकिन 4 साल बाद जब तुम्हारी जॉब लग जाए तो फिर इजी इंस्टॉलमेंट्स में हमें ये पैसे पे बैक कर देना, इजी इंस्टॉलमेंट में। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, कोई बुराई नहीं है इसमें भी। फिर फी डेफरमेंट इंस्टॉलमेंट्स हो जाती हैं भाई, इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी कर देती है यूनिवर्सिटी के, चलो भाई एक साथ नहीं दे सकते अगर तो इंस्टॉलमेंट कर देते हैं आपकी, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं अगर आप करने वाले बने। वो कहते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, सो देयर आर मेनी वेज, यू जस्ट हैव टू हैव द विल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज व्हाई इज प्रिपरेशन नीडेड। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इधर ही रहता हूं मैं, आगे भी कर रहा होगा। व्हाई इज प्रिपरेशन नीडेड, भाई तैयारी क्यों जरूरी है? मैंने अपना फर्स्ट ईयर पढ़ा है सर, मैंने इंटर पढ़ा है, मैंने AS किया है, मैंने A2 किया है, तो बस फिर सर वही तो आएगा, तो फिर तैयारी क्या करने की जरूरत है? भाई पहली बात तो ये कि वो तो आएगा जो मैं बच्चों को, ये तो अभी मैं आता हूँ स्लाइड्स के तो मैं पॉइंटर्स लेता हूँ, पहले मैं अपनी 1 to 1 आपसे बात करूँ। आपने स्कूल कॉलेज में जो पेपर्स दिए थे वो 3-3 घंटे के पेपर्स थे, यहाँ पे क्या है 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, तो 3 घंटे तो है नहीं, पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क, आपके स्कूल कॉलेज के पेपर्स में कैलकुलेटर अलाउड होता था, यहाँ पे तो है नहीं। तीसरा फ़र्क, आपके स्कूल कॉलेज में होते थे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs तो होते थे सिर्फ 20%। अब हम सबको पता है, मुझे भी पता है, मैं भी आपके फेस से गुजर के आया हूँ कि
शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आए तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर 4 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन है तो अगर आप कुछ भी लिख दो, भले आपको नहीं आता, तो एक आध मार्क तो एग्जामिनर तरस खा के दे देता है कि चलो कुछ बच्चे ने लिखा तो है। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, यहाँ पे सारे पैसे हैं इसके। अगर ये सही ऑप्शन पे टिक है तो मार्क्स हैं, अगर ये गलत ऑप्शन पे टिक है तो कोई मार्क्स नहीं है, कोई तरस नहीं है, कोई एग्जामिनर को, बल्कि एग्जामिनर खुद चेक ही नहीं करता, ये तो मशीन में डाल देते हैं। देख कहते हैं कि भाई OMR जो आप क्या सुनते हैं, अगर वो सही ऑप्शन पे से लाइट पास नहीं होती इसका मतलब बच्चे ने सही ऑप्शन मार्क किया है, और अगर पास हो गई लाइट इसका मतलब गलत ऑप्शन। तो मशीन को क्या तरसाएगा, पहली बात तो ये 3-4 मेन पॉइंट्स हैं। MCQs बेस्ड लर्निंग अलग होती है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग जो है वो अलग होती है। कैलकुलेटर नहीं है तो कैलकुलेटर के बजाय आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स चाहिए जो बगैर कैलकुलेटर के आप कैलकुलेशंस कर सकें। तीसरा मैंने आपको जो है वो क्या बताया कि टाइम कंस्ट्रेंट, टाइम आपके पास ज़्यादा होता था स्कूल कॉलेज में, तो ये जो आपका जो बच्चों का एक सवाल होता है ना, भाई मैंने फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ा तो है, पेरेंट्स का भी होता है, फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ तो लिया, क्या ज़रूरत है एंट्री टेस्ट की तैयारी करने की। तो ये 2-3-4 फ़र्क, मेजर फ़र्क हैं, इनकी वजह से आपको ज़रूरत है एंट्री टेस्ट की तैयारी करने की। आप रिस्क नहीं ले सकते, आपकी 1 साल का सवाल है, आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। और ये जो 1 साल मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को सुन के भी बड़ा ये जो है वो मज़ा आता है कि ठीक है 1 साल तो है गैप ईयर, मज़े से आराम से घर पे सोएंगे पूरे साल, सुबह आराम से उठेंगे, रात में देर से। भाई ये हम और आप सबने कोविड का टाइम गुजारा है, 2-3 महीने जब हम घर पे थे सब, तो पूरा रूटीन सब कुछ, पूरी ज़िंदगी आउट हो गई थी, ठीक है ना। तो ये गैप ईयर जितना सुनने में फैसिनेटिंग और अच्छा लगता है, ये उतना होता नहीं है। 1-आध हफ्ते में आप घर वालों से और घर वाले आपसे बेदार आ जाते हैं, ठीक है। तो गैप ईयर वैप ईयर को तो जहन से निकाल दें, जो भी करना है बेहतरीन करना है, इसी साल करना है, फौरन करना है, अभी करना है। आगे चलें। यही जो बातें मैंने आपको बताई थी, MCQs बेस्ड लर्निंग मिसिंग इन इंटरमीडिएट ए लेवल्स, इसकी पहले ही हम बात कर चुके हैं। टेस्ट इज कंप्रीहेंसिवली कंपाइल्ड फ्रॉम सिंध एंड फेडरल बोर्ड टेक्स्ट बुक्स। अब जो सिंध बोर्ड का बच्चा है उसने फेडरल बोर्ड की बुक्स नहीं पढ़ी, तो इसका क्या हल है? इसका हल है कि हमारी बुक्स में आपको सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड सब कुछ मिलेगा, तो आपको हमारी बुक्स के अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जरूरत नहीं पड़ेगी आप यहाँ सिंध बोर्ड पूरी पढ़ रहे हैं, यहाँ फेडरल बोर्ड पूरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई 15-20-25 साल से जब एक काम कोई इदारा, कोई शख्स, कोई टीम कर रही होती है तो उसको ईच एंड एवरीथिंग पता होती है कि ये क्या पॉइंटर्स, क्या चीज़ें मटेरियल में डालनी है। और अभी मैं आगे बताऊंगा आपको हमारे मटेरियल की भी कहानी। रिस्ट्रिक्शन मेक्स ट्रबल, यू मस्ट अटेम्प्ट 100 to 200 MCQs। आपको 100 से 200 MCQs करने की आदत होनी चाहिए। जो आपको अभी तक सिर्फ 20 MCQs करने की है, वो आप घर पे बैठ के कितनी भी तैयारी कर लें, यूट्यूब पे बैठ के कितने भी जो है वो लेक्चर्स देख लें, कभी भी नहीं हो सकती जबकि आप आके फिजिकली वो टेस्ट नहीं देंगे। उस 10 के 200 MCQs के 10 टेस्ट जो हम आपके लेते हैं कोर्स कंप्लीट कराने के बाद, वो नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप घर पे बैठ के बेशक कितना भी कर लें, ना आपका अपने इर्द गिर्द कोई अच्छे स्टूडेंट्स के साथ मुकाबला होगा, घर पे बैठ के अकेले अपनी दुनिया में आप होंगे और उसी में आप समझ रहे होंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ। फिर वो रिजल्ट जब आएगा तो फिर जो है वो असल तस्वीर सामने आती है, और फिर बहुत सारे बच्चे बेचारे जो है वो क्या नाम है, जो NET 2 देते हैं वो तो फिर भी 4 तक उनको, मतलब 2 का रिजल्ट आता है तो फिर वो 4 के लिए तैयारी कर लेते हैं। उनको समझ आ जाती है कि भाई दिस इज नॉट अ पीस ऑफ केक, आई कैन नॉट डू इट अलोन, आई हैव टू join an academy which is preparing students for almost 2 decades and producing extremely amazing results। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई बात होगी, मैं इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा लूँ, मैं इनके जो है वो। भाई एक बात बताओ, इससे एक बात याद आई, भाई हमारे घर में कोई भी काम होता है, कोई मतलब कोई उसका है, कोई पानी पाइप्स का काम है, कोई, हम प्लम्बर को क्यों बुलाते हैं, हम कारपेंटर को क्यों बुलाते हैं, हम इलेक्ट्रीशियन को क्यों बुलाते हैं? हम 10-15 दिन लगाएं, सीख लें, खुद ही मशीन ठीक कर लें, खुद ही जो है वो क्या नाम है, कोई कैबिनेट बना दें, खुद ही वायरिंग कर दें पूरे घर की, सीख लें 10-15-20 दिन। ओ भाई हमारा टाइम इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं भाई जिस बंदे को आता है उसको बुलाओ, काम कराओ, फारिग करो। और यहाँ पे हम कह रहे नहीं ये खुद करेंगे, ये तो हम जो बच्चा जो है वो
क्या नाम है, जो इदारा 25 साल से जो है वो ये कर रहा है, वो नहीं, हम खुद कर लेंगे। तो फिर मेरी दुआ है कि जो सब खुद करें वो सब इंशाल्लाह बेहतरीन पास हो। लेकिन एक होता है दिल में क्या होता है, एक होता है दिमाग में क्या होता है। तो दिल में तो ये है, लेकिन दिमाग में कुछ और है, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस को देखते हुए बना है। ठीक है जी। अब विदाउट कैलकुलेटर, फिर हम इसकी बात कर चुके हैं, विदाउट कैलकुलेटर मैथ। नेगेटिव मार्किंग आपके स्कूल कॉलेज में नहीं होती। सही किया तो मार्क्स मिलेगा, छोड़ दिया या गलत किया तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे छोड़ दिया तो ठीक है, लेकिन अगर गलत किया तो सही में जो मिले में उनमें से कटेगा। इसको कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। और फिर टाइम लिमिट। तो ये सब बातें मैं आपको इस स्लाइड दिखाने से पहले तकरीबन कवर कर चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको अब व्हाई प्रिपरेशन इज नीडेड इसका आंसर तो अच्छी तरह मिल गया होगा। अगर आपके पेरेंट्स भी अब आपसे ये पूछेंगे कि बेटा फर्स्ट ईयर में मैट्रिक में तुम्हारी माशाल्लाह 90% थी, फर्स्ट ईयर में भी तुम बहुत पढ़ती हो या पढ़ते हो, तो फिर क्या ज़रूरत है बेटा, तो उनको ये सब बता दीजिएगा। या तो ये वीडियो खोल के दिखा दीजिएगा, या फिर ये स्लाइड दिखा दीजिएगा, या फिर अगर अभी आप मेरी बातें इतनी गौर से और अच्छी तरह सुन रहे हैं तो फिर आप ही इंशाल्लाह उनको बताने के काबिल होंगे। हाउ टू प्रिपेयर, भाई कैसे तैयारी करनी है। अब ठीक है, ये तो समझ आ गया कि वाई प्रिपरेशन इज नीडेड, समझ आ गया दैट प्रिपरेशन इज एक्सट्रीमली मतलब प्रिपरेशन इज एक्सट्रीमली नीडेड। ओके, अब सवाल है कि हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो भाई कैसे तैयारी करने के लिए आपको देखें, अगर मैं कहीं से भी कुछ भी मटेरियल उठा लूँ, कहीं भी बुक्स कोई सी भी उठा लूँ, मार्केट गया मैं, उर्दू बाज़ार गया मैं बहुत सारी जो है वो किताबें उठा के ले आया, नस्ट की, एनईटी की। तो मैं अगर कोई भी मटेरियल यूज़ करने लग जाऊँ, मैं जहाँ से मुझे कुछ भी मिले, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक ग्रुप्स पे, या मैं उर्दू बाज़ार जाऊँ, कोई सी भी बुक्स उठा के ले आऊँ और मैं मटेरियल करना सॉल्व कर दूँ, शुरू कर दूँ, आपका एडमिशन इससे नहीं होगा। आपको रेलेवेंट मटेरियल जो है वो चाहिए, और रेलेवेंट मटेरियल सिर्फ वही आपको दे सकता है जो हर साल क्लोजली वॉच करता हो कि क्या टेस्ट में आ रहा है, क्या चेंजिंग हो रही है, क्या सिलेबस, कौन से सब ऐसे कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं आए, और फिर वो बैठे अपनी टीम के साथ, वो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, इंग्लिश, आईक्यू, उन सब के हर महीने, हर राउंड के बाद मटेरियल अपडेट करे और फिर उनसे अपने बच्चों को टॉपर्स बैचेस में पढ़ाए। तो तभी आपका जो है वो स्कोर आ सकता है। कहीं से भी कोई सा भी मटेरियल विदाउट सॉल्यूशन, तो भाई हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐप भी ऐसी बना ली है जिस पे हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन है। तकरीबन 10,000 प्लस उसमें एमसीक्यूज हैं, और तकरीबन हर सवाल का जो है वो आपके पास वीडियो सॉल्यूशन है। आपने गलत सवाल हुआ, फ़ौरन वीडियो सॉल्यूशन देख के उसको ठीक कर लिया। तो ये आपको और कहाँ मिलेगा, और कहीं भी नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ IB ग्रेड्स के स्टूडेंट्स को ये ऐप का एक्सेस और ये अपडेटेड और रिसर्च मटेरियल मिलता है। फिर प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए, और गाइडेंस में दो फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं आपके टीचर्स और एक होती है एडमिन। टीचर्स आपके, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि टीचर्स के हमारे जो है वो कैसे हम टीचर्स को जो है अपने बैचेस में पढ़ाने के लिए जो है वो रखते हैं, उसका एक पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह हम एक्सपीरियंस ट्रेन फैकल्टी को यूज़ करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करवाने की जिम्मेदारी उनको कितनी ट्रेनिंग और कितनी मेहनत के बाद जो है वो उनको देते हैं। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक अच्छे टीचर की, एक्सपीरियंस ट्रेन टीचर की वो गाइडेंस चाहिए, और साथ ही साथ आपको एक परफेक्ट एडमिन भी चाहिए जो आप पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखे, आपकी टाइमिंग पे, आपके अटेंडेंस पे, आपके आने जाने पे, आपकी जो है वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने पे, आपके स्कोर्स पे, आपके मॉक टेस्ट पे, चैप्टर टेस्ट पे, ग्रैंड टेस्ट पे, आपकी जो है वो फुल लेंथ टेस्ट पे प्रॉपर नज़र रख के एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आपको लेके चले। आपको हर चीज़ का टाइम पता हो कि इस टाइम आपका ये टेस्ट कंडक्ट होना है, इस टाइम आपका ये टेस्ट है। आपको हर यूनिवर्सिटीज़ की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, कहीं पे कोई चेंजिंग आई है किसी के टेस्ट पैटर्न में, डेट में, किसी भी चीज़ में, तो ये सब आपको मिलता है अंडर वन रूफ, दैट इज़ IB ग्रेड्स। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपको IB ग्रेड्स में मिलेगी। आपको प्रैक्टिस, रेलेवेंट मटेरियल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जो मैंने आपको बताया कि हम किस तरह अपने मटेरियल को अपडेट करते हैं हर राउंड के बाद, अपने टीचर्स के साथ बैठ के, अपनी पूरी टीम के साथ बैठ के पेपर को अच्छी तरह रिक्रिएट करते हैं। अपने बच्चे जो पेपर देने जाते हैं उनसे रिक्रिएट कर लेते हैं पूरा पेपर,
निकाल लेते हैं पूरा पेपर। इतने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे होते हैं कि पूरा पेपर हमारे पास निकल आता है, हर हर दिन का निकल आता है। उसको देखते हुए हम देखते हैं क्या हमारा मटेरियल इससे रेलेवेंट है, या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे मटेरियल में मिसिंग है, या कोई ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सालों से नहीं आ रही है और हमारे मटेरियल में एक्स्ट्रा है, तो उसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट जो है वो करते रहते हैं ताकि अप टू डेट और रेलेवेंट मटेरियल यूज़ हो हमारी क्लासेस में, ताकि बच्चों का रिजल्ट बेहतरीन आए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये एफर्ट जो है वो पे ऑफ करती है और अल्लाह हमें बेहतरीन रिजल्ट से नवाजता है, पोजीशन से नवाजता है। बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाके स्कॉलरशिप्स ले रहे होते हैं। अब इसमें मिथ क्या है? एक मिथ ये है कि वी कैन डू प्रिपरेशन बाय आवर सेल्स। वही जो बात मैंने की कि हम खुद से तैयारी कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब देखो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, मैं भी अपने स्कूल कॉलेज में मेरे टीचर्स कहते थे कि मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं अपने आप को नहीं समझता इतना स्मार्ट। तो जो हम अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छा मैंने ये भी बोला कि मैं अपने आप को नहीं समझता इतना, और फिर कह रहा हूँ हम अच्छे बच्चे जो होते हैं, हम ये समझते हैं कि भाई हम तो यार टॉपर हैं क्लास के, हम तो क्रीम हैं, हमारी तो बचपन से तारीफ़ें हुई हैं, हमने पोजीशंस ली हैं हर क्लास मैट्रिक तक 8-9 तक, तो मैं तो कर लूँगा यार खुद। हमें ना फेलियर की या उसकी आदत नहीं होती, एक रियलिटी चेक की, तो हम समझते हैं मैं तो कर लूँगा खुद यार। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है। देखो भाई, बहुत सारे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं वो मैं कहता हूँ वो कर लेंगे शायद, लेकिन मैं और मेरे जैसे जो ऑर्डिनरी बच्चे हैं वो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत होती है। उनको वो अपना खुद से इतनी रिसर्च करें कि कौन सा अपडेटेड और रिसर्च मटेरियल है और उनसे पढ़ें, या कौन सा मिसाल के तौर पे खुद से कोई यूट्यूब पे ढूंढें। देखें यूट्यूब पे हर तरह का जो है वो आपको बंदा जो है वो पढ़ा रहा है। अब पता नहीं आपको किससे पढ़ने से आपका टेस्ट क्लियर हो, किससे ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देख, इतना टाइम नहीं होता कि आप ये सब भी देखें और सारा कुछ जो है वो मैनेज भी करें। तो इससे बेहतर ये है कि बेफिक्र होके उसको किसी काम की जिम्मेदारी, कहते हैं ना क्या कहते हैं, जिसका काम उसी को सांझे, ठीक है, ये उर्दू में आपने कहावत सुनी होगी। तो जिसका काम है, जिसका ये 20-25 साल से काम है, भाई उसी को ये काम जो है वो आप करने दें। ना आप खुद जिम्मेदारी लें, ना आप किसी ऐसे के हाथ में अपना फ्यूचर दे दें जिसको जो अभी जुम्मा 5-8-10 दिन हुए हैं कोई काम करते हुए, ठीक है, जो मतलब किसी को पता ही नहीं है बस कितनी जो कोई भीड़ है क्या नहीं है, 100 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, 500 400 ऑनलाइन बैठे हुए हैं। तो ये सब भाई जो है वो आपके करियर को, आपके फ्यूचर को, आपके 1 साल को जो है वो रिस्क में डाल सकता है। अगर आप ये रिस्क लेने के ख्वाहिशमंद हैं, यू आर ओके विद द फैक्ट ऑफ गेटिंग 1 गैप ईयर, पूरा 1 साल घर पे गुजारने के आप ख्वाहिशमंद हैं, या फिर आप इस बात के लिए भी तैयार हैं कि यार मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी में नहीं हो तो मैं अपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी में भी चला जाऊँगा, तो फिर आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहना ना मुझे गैप ईयर चाहिए, ना मुझे कोई सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए, मुझे तो इसी साल, मुझे सेकंड ईयर पास करते ही मुझे नंबर 1 अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो फिर आपको कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक फोकस तैयारी विद वैल्यूज़ के साथ जो तैयारी आपको इदारा कराता है, जिसके हर साल बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स आते हैं, 80% सक्सेस रेशो जिसका है, उधर आपको जो है वो जाके और अपनी ये तैयारी स्टार्ट अभी से कर लेनी चाहिए। तो ये रियलिटी है कि ओनली फ्यू कैन मेक दिस बट मैनी अदर गेट इन वर्स कंडीशन इवन इफ दे हैव अ गुड एकेडमिक ग्रेड। अगर आपके मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में अच्छे ग्रेड्स हैं, वही तो बच्चे होते हैं। देखो भाई, जो एक बच्चा मीडियोकर है, या फिर जो बच्चा जिसको पता है कि यार मैं पढ़ाई मुझसे होती नहीं है, बस कर लेता हूँ किसी भी तरह, वो तो सोचेगा ही नहीं खुद से करने का। बोलेगा नहीं भाई क्या हो गया, खुद से करना है, कोई बस कहीं से करना है, कोई जो कराए अच्छी तरह, ठीक है, ये सोचेगा ही कौन? खुद से करने वाला। ये तो अच्छा बच्चा ही सोचेगा। तो जिसके अच्छे ग्रेड्स होंगे वो उसके बावजूद, क्योंकि वो क्या गलती कर रहा है कि वो समझ रहा है ये भी मेरा फर्स्ट ईयर है, ये भी मेरा इंटर है, ये भी मेरा ए लेवल्स है, जबकि ये कंप्लीटली डिफरेंट है। और वो डिफरेंसेस मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में, वाई प्रिपरेशन नीडेड में।
तो वो ये गलती कर बैठता है और फिर बाद में वो जो है वो पेरेंट्स भी परेशान हो रहे होते हैं कि हमने सोचा था ये खुद कर लेंगी या कर लेगा, लेकिन इसका तो जो है वो ये रिजल्ट आया है, अब आप जो है वो बताएं क्या करें। अब उस टाइम हम भी क्या बताएं, सब कुछ सर पे से पानी गुजर चुका होता है, कोई चीज़ बचती नहीं है सिवाय ये कि अब या तो आप भाई जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ बची हैं जिनके टेस्ट अभी नहीं हुए होने उनमें चले जाओ भाई, या फिर आप गैप ईयर ले लो, 1 साल घर पे बैठो। तो ये होता है सब लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, और अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। ठीक है जी, तो ये था हाउ टू प्रिपेयर के हवाले से कि यू नीड 2 थिंग्स, प्रॉपर गाइडेंस, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टीचर्स, एडमिन, रिसर्च मटेरियल, प्रॉपर टेस्टिंग सिस्टम, चेक एंड बैलेंस, अटेंडेंस, सारा कुछ XYZ, और अपडेटेड एंड रिसर्च मटेरियल। अब हम अपनी नेक्स्ट साइड पे चलते हैं और वो है व्हेन टू प्रिपेयर। भाई व्हेन टू प्रिपेयर में आपके पास व्हेन टू प्रिपेयर में आपके पास जो है वो आपको लाजमी सी बात है कि अगर मैं इतनी देर से यहाँ पे खड़े हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा मुझे आपको ये बात समझाने की कोशिश करते हुए हो गया कि आपकी ये एप्टीट्यूड टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है, आपका जल्दी शुरू करना कितना इम्पोर्टेंट है। देखें, कभी भी कोई चीज़ जल्दी करके ख़त्म हो जाने में तो कोई नुकसान नहीं होता, लेट होने में ज़रूर नुकसान होता है। तो अगर आपको लगता भी है कि बहुत टाइम है, तो भी आप मेरे कहने से 25 साल 20 साल एक इदारे को जो हो गए काम करते हुए, उसके कहने से, सारी पूरी एक्सपीरियंस टीम के कहने से आप ये समझ लें अच्छा भाई टाइम है भी ना तो क्या हो गया, जल्दी अगर करके फारिग हो जाऊंगा ना अच्छे, तो ये भी अच्छी बात है। बजाय इसके कि आप हमारी बात ना सुने कि भाई टाइम वाइम नहीं है कोई, और आप बाद में लेट, तो फिर वही होगा क्या, या तो गैप ईयर या सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाना, जो कि मैं चाहता हूं दिल से कि कोई भी बच्चे को इससे ना गुजरना पड़े। हर बच्चा अपनी पहले दिन से, इंटर के बाद से बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जो है वो तैयारी स्टार्ट करे, ना वो 4 साल ये सोचता रहे कि यार काश मैं ये सुन लेता, इनकी ये जो वीडियो में खड़े होके एक भाई बात कर रहे हैं, काश मैं इनकी सुन लेता उस टाइम और मेरे ये 4 साल जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी में और आगे की ज़िंदगी भी जो है वो उससे बेहतर गुजरती। ये सोचना ना पड़े किसी भी बच्चे को, इसलिए आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इसीलिए आप भी ये वीडियो जो है वो अभी तक देख रहे हैं। अब आपको भाई मेरी अगर आप माने तो आपको जल्द ही अभी शुरू करना है। इसकी सबसे मैं आपको बार बार फिर बता चुका हूँ कि हमारे पास उन्हीं बच्चों के ज़्यादा बेहतरीन 90% जो बेहतरीन पोजीशंस होती हैं, रिजल्ट्स होते हैं, टॉप स्कोरर्स होते हैं, हाई अचीवर्स होते हैं, उनका हमने जब निकाल के देखा तो 2 चीज़ें निकली। एक कि वो हमेशा हमारे पहले बैचेस में होते हैं, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, हद से हद सितंबर तक, अगस्त सितंबर बस इसमें होते हैं वो बेहतरीन बच्चे, और वही एंड में पोजीशन लेके आ रहे होते हैं, वही हाई अचीवर्स लेके। मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे बच्चे फास्ट में, एक हमारा बच्चा रयान आमिर, मुझे याद है पिछले साल का बच्चा 2nd पोजीशन फास्ट में थी, 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है। रेहान एक बच्चा, वो मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं उनमें से कुछ याद रह जाते हैं जो पोजीशन होल्डर होते हैं, तो ये अपनी यूनिवर्सिटीज़ में 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी पोजीशन आई थी। और अगर आप देखें, जब हम निकाल के देखते हैं तो वो स्टैट सामने आते हैं कि भाई ये तो सारे टॉपर्स बैचेस के बच्चे थे, इसीलिए हमने इनको नाम दिया है टॉपर्स बैचेस, कि ये टॉपर्स करने वाले, टॉप जो करने वाले जो टॉपर्स होते हैं उनके लिए ये बैचेस होते हैं। तो आपने ये सारे टॉपर्स बैचेस अभी अगस्त से, अभी आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन मेरे ख्याल से 4 अगस्त है, हो सकता है ये आपके तक आते आते थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आपने जल्द जैसे ही ये वीडियो देखनी है वैसे ही आपने अगस्त के अंदर अंदर अपने टॉपर्स बैचेस में एडमिशन हासिल करके, आपका कॉलेज भी सबका स्टार्ट हो गया होगा, आपकी कोचिंग भी स्टार्ट हो गई होगी, नहीं हुई तो कोचिंग भी IB ग्रेड्स प्रोवाइड करता है, 5 दिन आप कोचिंग और 2 दिन एप्टीट्यूड कर सकते हैं। दूसरी जगह से कोचिंग करने में ये मसला होता है कि वो सैटरडेज को भी आपकी क्लासेस ले रहे होते हैं, तो भाई सैटरडे संडे तो एप्टीट्यूड का टाइम है, उसमें भी इंटर की क्लासें होंगी, तो फिर कैसे काम चलेगा। IB ग्रेड्स में 5 दिन सिर्फ मंडे टू फ्राइडे इंटरमीडिएट की क्लासेस होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारा बच्चा 2 दिन हमारे पास एप्टीट्यूड पढ़ेगा। तो इसलिए आपने अगर कहीं इंटरमीडिएट स्टार्ट नहीं किया तो आप 5 दिन इंटरमीडिएट और 2 दिन एप्टीट्यूड IB ग्रेड्स में कॉम्बो डिस्काउंट के साथ, ग्रुप डिस्काउंट के साथ और अप टू 25% एक डिस्काउंट होता है हमारा, उसके साथ ये शुरू कर सकते हैं फर्स्ट ईयर इंटर भी, ECAT, MCAT, IB और SAT के साथ साथ। अब
ये बात तो हो गई कि भाई प्रिपरेशन शुड बी स्टार्टेड इन टॉपर्स फुल लेंथ बैचेस। 5 दिन आपका जो है वो सेकेंड ईयर होगा, कॉलेज होगा अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हैं तो, और अगर कोचिंग है, कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं तो कोचिंग होगा, नहीं ज्वाइन की तो आईबी ग्रेड्स कोचिंग होगा मंडे टू फ्राइडे, और 2 दिन आपका जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन होगी। अब ये भी हो सकता है कि आप बोले भाई यार सैटरडे संडे मुझे ऑफ चाहिए, तो आप हमारे एप्टीट्यूड के भी वीकडेज बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह में वीकडेज बैचेस में एप्टीट्यूड करें, शाम में कोचिंग लें, घर जाएं, 2 दिन सिर्फ, और बाकी 3 दिन सिर्फ कोचिंग। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। और फिर अब मैं आपको टाइमलाइन दिखाऊं। अगस्त से बैचेस स्टार्ट हुए मार्च तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये चले मार्च हटा दें, 1 2 3 4 5 6 और अगस्त 7 महीने आपके पास बन रहे हैं। 7 महीने मार्च तक आपकी NET 2 और NTS तो कई बार आप दे सकेंगे, लेकिन NTS की बेहतरीन तैयारी ऐसी हो जाएगी 100% कि आप मार्च में NET 2 नस्ट का अटेम्प्ट 2 जो पहली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है कराची में, वो नस्ट का राउंड 2 होता है, और NTS तो मैंने आपको बताया हर महीने होता है, तो आप ये दे सकेंगे मार्च में। फिर मैंने आपको बताया था कि मार्च के बाद आपके इंटर के एग्जाम्स करीब आ जाएंगे, तो आप मार्च में जो है वो एग्जाम ब्रेक हमसे मांगेंगे तो हम आपको एग्जाम ब्रेक दे देंगे। मई में आपके इंटर के एग्जाम जैसे ही जो है वो खत्म होंगे, मई में आपके इंटर के एग्जाम जैसे ही खत्म होंगे, तो फिर मई से लेके जुलाई तक हम अपने सारे बच्चे जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका होता है उनको हम बुलाते हैं, उनको हम रिवीजन करवाते हैं। रिवीजन कैसे करवाते हैं? हर यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे डिफरेंट टेस्ट उनके लेते हैं, बार बार टेस्ट लेते हैं, उन टेस्ट का डिस्कशन होता है, प्रॉपर मैराथन क्लासेस होती हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं होता। और ये भी होता है कि रिक्रिएशन हम उनको कहते हैं कि बच्चा गया हमारा, अब फास्ट का टेस्ट है 8 या 9 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक, 8-9 दिन लगातार टेस्ट है। तो भाई 8-9 जुलाई को जो पहले दिन बच्चा गया, उन सबको हमने डिफरेंट सारे हमारे कैंपसेस पे बुला के उनसे पेपर रिक्रिएट किया, जल्दी से फौरन उनका सोल्यूशन बनाया, वो बच्चों को दिया कल जाने वाले बच्चों के लिए, 9 तारीख को जाने वालों के लिए। फिर 9 तारीख वालों से लिया, 8 और 9 दोनों की रिक्रिएशन 10 तारीख के लिए जाने वाले बच्चों को दी। तो ये आखिर तक हाथ पकड़ के हम अपने बच्चे का उसको यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़ा करके आते हैं। गेट से अंदर इंशाल्लाह उसने खुद ही जाना है और आगे की ज़िंदगी में खुद ही परफॉर्म करना है, बस हमें दुआओं में इंशाल्लाह जो है वो याद रखना है। अब मई से जुलाई में हम आपको NED, नस्ट 4, फास्ट, GIKI, प्यास, कॉमसेट्स, सर सैयद, दाऊद, बैरिया, KU, इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की डिफरेंट पैटर्न पे डिफरेंट तैयारी जो है वो कराते रहते हैं आपको। इसका मतलब दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन। ये जो हमारे बैचेस हैं इनमें तमाम आपको यूनिवर्सिटीज की तैयारी कराई जाएगी, भरपूर कराई जाएगी, बेहतरीन कराई जाएगी, और आप अल्हम्दुलिल्लाह आगे आने वाले रिजल्ट्स अभी मैं आपको दिखाता हूं इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे कि उनमें से अगले साल इंशाल्लाह आप लोगों के भी नाम होंगे, उनमें से अगले साल इंशाल्लाह आप लोगों की भी तस्वीरें होंगी। तो ये सब इस टाइमलाइन को और इन सब चीज़ों को जो मैंने अभी तक अपने 1-1.5 घंटे की वीडियो होने वाली होगी मेरा ख्याल है, उसमें जो सब बताया उसकी बेसिस पे ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स हासिल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाउ IBA ग्रेड्स प्रिपेयर स्टूडेंट्स। IBA ग्रेड्स कैसे तैयारी कराता है स्टूडेंट को। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास आया, उसने सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एडमिशन ऑफिसर से सारी इन्फॉर्मेशन, पहले बच्चे कॉल पे पूछते हैं, फेसबुक पे पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते हैं, यूट्यूब पे पूछते हैं, वेबसाइट पे फॉर्म फिल कर देते हैं, विजिट करते हैं, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आपने इन्फॉर्मेशन लेता है बच्चा हमारे पास, फिर आके एडमिशन प्रोसेस कराता है। फिर पहले दिन क्लास में जब वो आता है तो हम उसको डायरेक्ट क्लास में नहीं बिठा देते कि भाई चलो भाई ये 100 बच्चों की क्लास बैठी है, इसमें जाके तुम 101वें बच्चे बैठ जाओ, या ये 400-500 बच्चों की ऑनलाइन जो है वो बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन बच्चा क्या है, किसका क्या नाम है, बस मैं तो पढ़ाए जा रहा हूँ, जाओ आओ तुम भी आ जाओ, लग जाओ लाइन में। तो ऐसे नहीं होता, बच्चा आता है, हम उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं पहली क्लास में। पहली क्लास में IBA ग्रेड्स का ये रूल है कि हमेशा पहली क्लास में होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब ये है कि ये डायग्नोस करेगा कि बच्चा कहाँ स्टैंड करता है,
मिसाल के तौर पे मोहम्मद राफ़े एक बच्चा है, मोहम्मद राफ़े ने डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया, मोहम्मद राफ़े की तरह के ऑब्वियसली पहला बैच जो अभी 3 अगस्त को हमारा ई-कैट का हुआ है उसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट ही हुआ है, अभी उसकी पहली क्लास इंशाल्लाह 9 अगस्त को होगी, हो सकता है ये वीडियो आपको उससे पहले मिल जाए, हो सकता है उसके बाद में मिले। तो 9 अगस्त को जब उसकी पहली क्लास से पहले 3 अगस्त को डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ है, तो 3 अगस्त को डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरे बैच का रिजल्ट उन बच्चों को भी जाता है, उनके पेरेंट्स को भी जाता है, और हमारे जो बैचेज में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको भी जाता है कि भाई ये जो है वो आपके बच्चों का, अब टीचर्स उनको क्लोजली एवेल्युएट करते हैं कि भाई राफ़े के कम मार्क्स आए फिजिक्स में और मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए, इसका मतलब ये बच्चा अच्छा है लेकिन उसको फिजिक्स में या तो कोई प्रॉब्लम है या फिजिक्स पसंद नहीं है, ठीक है। इस तरह हर एक बच्चे का देखा जाता है कि किसका क्या कौन सा वीक सब्जेक्ट है, किसका कौन सा वीक पॉइंट है, क्या वीक एरिया है, और फिर जब ये एक डॉक्टर आपका ऑपरेशन करने जा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि मसला आपकी राइट टांग में है, लेफ्ट टांग में है, दिल में है, हाथ में है, किस चीज़ का ऑपरेशन करेगा वो। तो इसी तरह हमारे टीचर्स भी आपके डॉक्टर्स हैं और आप हैं उनके पेशेंट। तो जब उन्हें आपका एक्सरे मिल गया, अब वो देख लेंगे कि भाई मसला इधर है, तो फिर उस चीज़ को जाके आपके पूरे 6-7 महीने की क्लासेस में ऑपरेट करेंगे, और फिर ये मदद करता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब वो ऑपरेशन कैसे होगा, उस ऑपरेशन के लिए कुछ टूल्स चाहिए, कुछ जो है वो चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ें में सबसे इम्पॉर्टेंट है मटेरियल, अपडेटेड और रिसर्च मटेरियल। मैंने आपको बताया आईबी ग्रेड्स का प्रोसेस कि हम कैसे अपने मटेरियल को हर राउंड के बाद अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी टीचर्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथ्स की, इंग्लिश की, आईक्यू की, लॉजिकल रीजनिंग की, डिफरेंट पूरी टीम के साथ बैठ के किस तरह से हम क्लोजली इवेल्युएट करके और उस मटेरियल को अपडेट करते हैं। तो अपडेटेड एंड रिसर्च मटेरियल आपके लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आईबी ग्रेड्स लेके आता है। तीसरा, एक्सपीरियंस्ड, और ये देखें ट्रेंड को मैंने जानबूझ के कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में लिखा है, एक्सपीरियंस्ड ट्रेंड फैकल्टी। अब एक्सपीरियंस्ड तो ये है कि भाई आप ऑब्वियसली 10 साल पढ़ाते हुए हो गए एम कैट ई कैट फिजिक्स के टीचर को, 15 साल हो गए बायो के टीचर को, 8 साल हो गए केमिस्ट्री के टीचर को, ये तो एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस का ऑब्वियसली कोई नेमुल बदल नहीं है, एक्सपीरियंस जिसको जितना आता जाता है वो उससे उतना जो है वो सीखता जाता है। तो हमारी तमाम तर फैकल्टी एक्सपीरियंस फैकल्टी है। और जो बहुत सारे बच्चों को, कुछ को पेरेंट्स को होता है कि आपके तमाम कैंपसेस में सेम टीचर्स हैं, बिल्कुल तमाम कैंपसेस में सेम सेट ऑफ टीचर्स हैं। एक टीचर हमारा एक कैंपस में पढ़ा के 15 मिनट थोड़ा सा जल्दी यहाँ से छोड़ के दूसरे कैंपस ट्रैवल करता है, 15 मिनट के बफर के बाद वहाँ पे शुरू करते हैं। तो इससे हमारे टीचर्स की ट्रैवलिंग बढ़ती है। हमारे टीचर माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जान मारते हैं, लेकिन ये करने से उनकी ट्रैवलिंग तो बढ़ती है लेकिन ये क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रहते हैं, ठीक है जी। तो ये मैं एक और चीज़ आपको बता चलूँ कि ये एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के साथ ट्रेंड क्या चीज़ है, ये मैंने इसको क्यों ब्लॉक लेटर्स में किया है। भाई मैं आपको अपने टीचर्स का जो है वो तरीका बताता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई XYZ कोई सर हनीफ आए, ठीक है, कि भाई मैं जो है वो ये मेरा रिज्यूमे है, मैं आईबी ग्रेड्स में पढ़ाना चाहता हूँ, ई कैट पढ़ाना चाहता हूँ, एम कैट पढ़ाना चाहता हूँ, फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूँ, दोनों में। अब पहले होगा सर हनीफ का इंटरव्यू, वो इंटरव्यू होगा हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो है वो उनका इंटरव्यू लेंगे। अगर उस इंटरव्यू में उनका एटीट्यूड, उनकी CV, रेज्यूमे सब कुछ जो है वो सूटेबल होता है, तो फिर हम उनका लेते हैं एक टेस्ट। अब उस टेस्ट में बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं जिनको 15-15, 20-20 साल हो गए होते हैं पढ़ाते हुए, वो थोड़ा सा वो भी करते हैं कि यार हमारा टेस्ट अब आप लेंगे, ठीक है, बच्चे थोड़ी हैं हम कोई, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये हमारा प्रोटोकॉल है, आप ये टेस्ट प्लीज़ दे दें। तो हर टीचर पहले इंटरव्यू से गुजरता है, फिर टेस्ट एक देता है। उस टेस्ट में अगर उसका स्कोर उन टीचर का स्कोर अच्छा आता है तो फिर हम उनका ट्रेनिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। उस ट्रेनिंग के प्रोसेस में वो पूरा एक बैच हमारे पुराने किसी टीचर के अंडर गुजारते हैं, जिसमें वो उनके बराबर बैठ के देखते हैं प्रॉपर कि कब क्या कितना किस क्लास में कैसे पढ़ाया सिखाया जा रहा है। उस पूरे 6-7 महीने की ट्रेनिंग के बीच में वो हमारी बुक भी सॉल्व करते हैं। ऐप पे तमाम चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट सब कुछ सॉल्व करने के बाद फिर उनको पहली क्लास में जो है वो भेजा जाता है। तो
तो ये एक ट्रेनिंग का हमारा प्रोसेस होता है जो कि मुझे लगता है कि आईपी ग्रेड्स का एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो शायद ही कहीं और इस तरीके से फॉलो होता हो। वीकली चैप्टर टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। भाई हर वीक हर बच्चे को पता होता है कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री का, मुझे ऐप पे इसके जितने चैप्टर टेस्ट हैं वो सारे कंप्लीट करके आने हैं नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया फिजिक्स का, मुझे सारे चैप्टर टेस्ट करके आने हैं। और अगर वो चैप्टर टेस्ट नहीं करके आते तो हम उनको क्लासेस में अलाउ नहीं करते और वहीं पे वो पहले खड़े होकर चैप्टर टेस्ट करते हैं। भले थोड़ा सा वो होता है, लेकिन जब एक दफ़ा करते हैं तो फिर अगली दफ़ा पूरी क्लास करके आती है कि भाई ये तो बाहर रोक लेते, क्लास का टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद हमारे जो है वो मंथली और फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। हम मंथली टेस्ट लेते हैं, फुल लेंथ टेस्ट लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया हर यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे फुल लेंथ टेस्ट होते हैं और इन सब की रिपोर्टिंग पेरेंट्स को दी जाती है और ऐप पे हमारी डिटेल्ड एनालिटिक्स भी आ जाती है। मतलब हर बच्चे को पता चल जाता है भाई मैंने इतने टेस्ट किए, उसमें से मेरे इतने सही है, इतने गलत हुए, ये मेरा एवरेज स्कोर है, ये मेरे सवाल गलत हुए, इनका ये सही वीडियो सॉल्यूशन है। और पेरेंट्स को भी पता चल जाता है कि भाई हमारे बच्चे की ये प्रोग्रेस चल रही है। हमारे टीचर्स और एडमिन उन एनालिटिक्स को देख के भी फीडबैक देती है। कभी कभार बच्चे को नहीं समझ आ रहा होता कि यार ये नंबर्स सही हैं या ये नंबर्स अभी मतलब ये जो मेरे करेक्ट और एवरेज स्कोर और इनकरेक्ट और टोटल टेस्ट ये सही हैं या सही नहीं है। तो उसके लिए हमारे टीचर्स और हमारे करियर काउंसलर्स और हमारे एडमिशन ऑफिसर्स मौजूद होते हैं जो प्रॉपर उसको एनालिटिक्स का फीडबैक देते हैं। उसके बाद हमारी अटेंडेंस पॉलिसी, हमारी अटेंडेंस पॉलिसी में 5 एब्सेंसेस, अगर पहली बात तो ये कि अगर आप लेट आए तो आपके पेरेंट्स को जो है वो डायरेक्ट कॉल जाती है कि भाई ये लेट आए हैं। अगर पेरेंट्स ओके करते हैं कि हाँ हमें पता है इनको आप बिठा दें, तो फिर हम उनको बिठा के लेट लगा देते हैं। लेट मतलब 0.5 एब्सेंस, हाफ एब्सेंस। उसके बाद अगर आप जो है वो छुट्टी करते हैं, ठीक है, तो आपकी एक एब्सेंस हो गई। इस तरह जमा होते होते जब आपकी 3 एब्सेंसेज होती हैं तो हम आपको एक देते हैं इमीडिएट कंसर्न नोटिस कि भाई हमें कंसर्न हो रहा है, आपकी 3 छुट्टियां हो गई हैं, जो कि सही बात नहीं है। चौथी छुट्टी पे कॉशन नोटिस कि भाई समझ जाओ 4 छुट्टियां हो गई हैं। 5वीं छुट्टी पे फाइनल नोटिस कि भाई अब अगर आपने छुट्टी की तो फिर भाई अल्लाह हाफिज़ है। और फिर अगर छठी आपने छुट्टी की तो फिर आपकी प्रॉपर लंबी छुट्टी हो जाती है, ठीक है। फिर हम आपको एक्सपल्जन नोटिस देते हैं कि आप हो गए एक्सपेल। तो ये हमारी अटेंडेंस पॉलिसी है। स्टूडेंट्स प्रोग्रेस शेयरिंग विद पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के तमाम टेस्ट, तमाम ग्रैंड टेस्ट, तमाम मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट का काउंट, ये सब रिपोर्टिंग हो रही होती है हमारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, ताकि ऐसा ना हो कि पेरेंट्स को कुछ पता ही ना हो और एंड में जाके जो है वो उनको खुदा ना खास्ता कोई धचका लगे। इससे अच्छा है कि पेरेंट्स को साथ साथ पता चलता रहे और वो भी हमारे साथ साथ बच्चे पे मेहनत करें कि भाई ये ज़रा जो है वो देखें बच्चा सही ट्रैक पे अगर नहीं है तो। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, ये मैंने आपको बताया कि तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कवर की जाती है हमारे इन बैचेस में, चाहे वो NED हो, फास्ट हो, प्यास हो, GIKI हो, कॉमसेट्स हो, IIEE हो, UET हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ऐसा कभी भी इंशाल्लाह नहीं होगा कि आप हमसे ECAT के बैचेस में पढ़ने के बाद किसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट नहीं दे पा रहे या उसके सिलेबस में कुछ ऐसा आ रहा है जो हमने आपको नहीं पढ़ाया। आगे चलते हैं। ये 9 पॉइंट्स के बाद 10वां पॉइंट जो है वो आपका फोकस्ड प्रिपरेशन विद वैल्यूज़, ठीक है भाई। हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं, हमारी वैल्यूज़ में ये है कि जिस काम के लिए बच्चा हमारे पास आ रहा है, जो हमने उस बच्चे से कमिटमेंट की है, उस काम के अलावा कोई और डिस्ट्रैक्शन उसके हम प्रोवाइड ना करें। जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है बच्चे को हाथ पकड़ के यहाँ से लेके ये यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक लेके जाना। इसके बीच में कोई ईंट, कोई पत्थर, कोई रुकावट आएगी तो वो हमने हटानी है और पहली बात तो ये कि आने ही नहीं देनी। तो हमारा एक जो वैल्यूज़ का सिस्टम है, जो हमारे कोर वैल्यूज़ हैं, वो ये है कि भाई बच्चे से जो कमिटमेंट हमने की है वो कुछ भी करके, चाहे अपने ऊपर कुछ भी हो रहा हो, टीचर की कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी करके अपने बच्चे की कमिटमेंट पूरी कर रही है। हर मंडे हमारी तमाम कैंपस की पूरी टीम की एक मीटिंग होती है जिसमें सिर्फ यही बात होती है कि पिछले हफ्ते हमने बच्चों को कैसे क्या क्या किया, आगे आने वाले हफ्ते हमने बच्चों को क्या क्या करना है, बच्चों से जो कमिटमेंट है वो कैसे पूरी करनी है, अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो कैसे उसको सॉल्व करना है, यही सब फोकस होता है। उसके बाद
एडमिन सपोर्ट, भाई एडमिन अगर आपकी जो है वो एक्टिव नहीं होती तो बच्चे को सही टाइम पे सही चीज़ें सब कुछ नहीं मिल पाता। तो हम इस पे बहुत जोर देते हैं कि हमारी जो एडमिन हो वो बच्चे को टाइमली हर चीज़ का रिस्पॉन्ड करे। जो कुछ बच्चा पूछे वो तो बताए ही बताए, जो कुछ बच्चा नहीं पूछे और वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है वो भी उनको बताएं। तो ये एडमिन भी काम करती है। हम भी कोशिश करते हैं कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे किसी भी तरह आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जाए। तो एडमिन सपोर्ट। दूसरा, स्मॉल क्लास साइज विद इन इंडिविजुअल अटेंशन। ये मैंने आपको विद इंडिविजुअल अटेंशन ये मैंने आपको बताया कि हमारा क्लास साइज ऐसा नहीं होता कि आप मुख्तलिफ जगह पे जाएंगे, आप देखेंगे कि भाई कि उस दिन अब मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लेता, लेकिन उस दिन मैं किसी से बात कर रहा था तो मुझे कोई बता रहा था कि उनकी जहाँ वो पढ़ने मेरी एक कज़न जाते हैं तो 100 बच्चे बैठे हुए थे फिजिकल और 50 बच्चे ऑनलाइन, 150 बच्चे बैठे हुए थे। मैं 8 साल 9 साल 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मैं कहता हूँ अगर मुझे 20 साल भी हो जाए पढ़ाते हुए तब भी मैं ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 100-150 बच्चों का नाम भी याद कर लूँ। तो भाई ये कैसा मॉडल है, मुझे पता ही नहीं है कि मेरी क्लास में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। मैं तो नहीं पढ़ा सकता ऐसे कि मैं क्लास में 100 बच्चे बिठा दूं या ऑनलाइन में 400-500 बच्चे बिठा दूं और मैं पढ़ा रहा हूं। भाई ये कोई पढ़ाई है ही नहीं। ठीक है, पढ़ाई है स्मॉल क्लास साइज, इंडिविजुअल अटेंशन, ग्रेट रिजल्ट्स। करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग हमारी एक मेजर पार्ट है आईबी ग्रेड्स का। आपको डिफरेंट टाइम टू टाइम हम आपके करियर काउंसलिंग सेशंस करते हैं। आपकी क्लासेस के बीच में से थोड़ा सा टाइम लेके या क्लासेस के अलावा जो टाइम होता है उसमें लेके हमारे मेंटर्स आपकी करियर काउंसलिंग बार बार करते रहते हैं। पूरे वक्त कैंपस पे अवेलेबल होते हैं। हमारे स्टडी ग्रुप्स में नंबर्स होते हैं, आपके पास सबके नंबर्स होते हैं हमारे एडमिन के, करियर काउंसलर्स के। आप उनको कभी भी कुछ भी मैसेज कर सकते हैं और वो आपको उसका टाइमली ज़रूर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये करियर काउंसलिंग इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ आईबी ग्रेड्स। रिवीजन ऑफ रिक्रिएशंस। ये मैंने आपको जो बताया कि हम जब अगर किसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट 7-8 दिन हो रहे हैं तो पहले दिन जब कोई जाता है तो उसकी हम रिक्रिएशन करके बाकी के 6 दिन वालों को सबको दे देते हैं और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये हमें पता है, ये आपको जब पता चलेगा जब इंशाल्लाह आपका टाइम अभी आएगा। तो ये कुछ ऐसी 14-15 और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आईबी ग्रेड्स में एक्सेप्शनल हैं, जो कि आपको शायद ही कहीं और मिलें। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि इसके एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आईबी ग्रेड्स का एक मेजर पार्ट प्ले करती हैं। अब ई कैट का हमारा जो माशाल्लाह सक्सेस रेशो है वो है 80%। इसका मतलब कि हमारे बच्चों में से 100 स्टूडेंट्स में से, हर 100 स्टूडेंट में से 80 स्टूडेंट अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर है और ये सिर्फ इसलिए होता है कि सिर्फ मैं यहाँ पे खड़े होकर आपसे बात नहीं कर रहा। ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ ये सब हम अमली तौर पे प्रैक्टिकली करते हैं, सिर्फ बातें नहीं करते। ये सब चीज़ें जो है वो हमारे हर कैंपस पे बाकायदगी से ये सारी चीज़ें होती हैं और जब कोई कंसिस्टेंसी से कोई काम हो तो फिर रिजल्ट अल्लाह देता है। उसका ये नतीजा है कि 80% जो है वो हमारा सक्सेस रेशो है। तकरीबन 1600 प्लस 1400 प्लस सक्सेस स्टोरीज हैं। अब उन 1400 में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एनईडी में, फास्ट में, नस्ट में, प्यास में, जीआईकेआई में, कॉमसेट्स में, IIEE में, आईबीए में, वो आईबीए में के सीएस प्रोग्राम में, वैसे बिजनेस प्रोग्राम तो बीकैट में काउंट हो जाता है, लेकिन आईबीए के सीएस प्रोग्राम में तो बहुत सारे इंजीनियरिंग बच्चों ने हमारे जो है वो फर्स्ट पोजीशन ली है, थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन ली हैं। और जब पोजीशंस ली हैं तो लाजमी बात है कि जो पोजीशंस तो जब ही आती हैं जब वॉल्यूम आपके बच्चे ज़्यादा क्लियर करते हैं। तो 1400-1600 प्लस माशाल्लाह ये 80% बनता है। इसका मतलब हम तकरीबन 2000 के करीब बच्चे जो है वो सारे कैंपसेस में मिल के पढ़ाते हैं मिला के, और उसमें से भाई 1600 के करीब, 1400, 1500 ये जो है वो हमारे बच्चे टेस्ट क्लियर कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलें, ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं लास्ट ईयर के। पहले तो लास्ट टू लास्ट ईयर के देख लें, 2025 के मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ, पहले 23-24 के देख लें। 2023 में हमारे 1600 प्लस एडमिशन्स थे माशाल्लाह, जिसमें से 92 जीआईकेआई में, 460 फास्ट में,
688 माशाल्लाह एनईडी में, 157 नस्ट में, 66 आईबीसीएस में। ये कोई छोटी फिगर्स नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स हैं। ये पूरे माशाल्लाह किसी यूनिवर्सिटी के पूरी इनटेक का 1/4, 1/5, 2/5 ये बनता है, ये पूरे यूनिवर्सिटी के पूरे बैच का, कि वो उसमें से भाई हाँ 100 में से जो है वो 20 बच्चे जो है वो आईबीए ग्रेड्स के हैं, 100 में से 50 बच्चे आईबीए ग्रेड्स के हैं। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ी फिगर्स हैं। ईकेट 2024 के रिजल्ट्स अगर हम देखें तो 1480 प्लस स्टूडेंट्स गॉट एडमिशन इन ईकेट 2024 इन देयर डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज। 16 पोजीशंस का मतलब ये है कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एनईडी में, फास्ट में, नस्ट में, प्यास में, जीआईकेआई में, कॉमसेट्स में, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पोजीशन। और फिर पोजीशन का मतलब क्या होता है कि आप स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं पूरी यूनिवर्सिटी में। 4 साल आप फास्ट के कंप्यूटर साइंस में स्कॉलरशिप पे अगर पढ़ रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। तो ये जो है वो 135 हाई अचीवर्स। अब हाई अचीवर्स का मतलब क्या है कि नस्ट में 150 प्लस, एनईडी में 90 प्लस, फास्ट में आपका एग्रीगेट 90 प्लस पॉइंट, मतलब 90 प्लस, तो इनको हम हाई अचीवर्स काउंट करते हैं। तो 135 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हाई अचीवर्स। अब इसमें से पता नहीं कितने ही माशाल्लाह स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे होंगे। आगे चलें, ये थे 2023 और 24 के। ये ब्रेकअप मैं आपको बता चुका हूं। अब ये पोजीशंस पे आ जाए माशाल्लाह। एनईडी फर्स्ट पोजीशन पिछले साल ये 2023 की है, मतलब सॉरी 24 की है, 2024 की। एनईडी फर्स्ट पोजीशन साद खान, साद मलिक, ये दोनों अलग अलग हैं भाई। साद खान, साद मलिक अलग अलग हैं। ये भी एनईडी फर्स्ट पोजीशन। उमामा जुबैर एनईडी फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद रेहान सिद्दीकी आईबीए बीएससीएस फर्स्ट पोजीशन। रेहान नासिर, जो मैं कह रहा था स्कॉलरशिप पे बच्चा पढ़ रहा, रेहान और रेहान मैंने बताए थे आपको ये दो नाम, सेकंड पोजीशन फास्ट के। रेहान सिद्दीकी यही वाला बच्चा है, इसकी फास्ट में भी 7th पोजीशन थी। अशना फातिमा एनईडी 4th पोजीशन। माहीन फवाद एनईडी 4th। अफनान मेरा ही बच्चा था, रेहान भी मेरा ही स्टूडेंट था, 3rd पोजीशन। जवेरिया खान आईबीए बीएससीएस 5th पोजीशन। जैनब फसी। तो ये सारी पोजीशन आप देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई ये कोई एक दफ़ा की बात नहीं है, 2 दफ़ा की बात नहीं है, 3 दफ़ा की बात नहीं है कि तुक्के लग गए। ये माशाल्लाह हर साल की बात है। ये एक लेगेसी है, ये एक अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। ये एक हमारी मेहनत का फल है, हमारी मेहनत का सिला है। तो ये सब जो है वो अल्लाह का शुक्र है, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो मैं आपको पीछे बताता हुआ आया हूँ। आगे चलिए। नस्ट के हाई अचीवर्स देख लें। 160 एजा मरशद, रानिया अब्दुल कादिर 159, रेहान 157, 156, 154। अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 20 बच्चे तो ये मुझे 140 प्लस यहीं पे दिख रहे हैं। और भी बहुत सारे होंगे, अब सब मैं एक स्क्रीन पे नहीं ला सकता था, लेकिन ये इनका मतलब ये है कि ये बच्चा नस्ट की जिस कैंपस पे, जिस फील्ड पे हाथ रखेगा वो फील्ड इसको मिलेगी। और बहुत सारों को तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी इस स्कोर पे। तो ये 60 प्लस स्टूडेंट्स स्कोर्ड 130 प्लस इन नस्ट 2024। 130 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर। अच्छा जी, एनईडी टॉप स्कोरर्स 100 में से 97 ज़हीम के, ये सब आउट ऑफ 100 हैं। हुज़ैफा बुखारी 94, मतलब सिर्फ बेचारे के 6 सवाल गलत हो गए, सिर्फ 3 सवाल गलत हो गए, 100 में से 3 सवाल, 3%। तो ये सब माशाल्लाह, ये सब बच्चे, ना ये बच्चों का ये सब क्या तुक्का है, ना आईबीए ग्रेड्स के ये सारे रिजल्ट। फिर वही साद खान, साद मलिक, उमामा, माहीन फवाद। अब 2025 पे आ जाएं। अच्छा 2025 के ऑब्वियसली माशाल्लाह बच्चे बहुत सारे होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के पहले रिज़ल्ट आ जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, फिर मेरिट लिस्ट आती हैं, फिर सब कुछ होता है, तो उसका रिज़ल्ट कंपाइल करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी ये पार्शल कुछ रिज़ल्ट्स हैं नस्ट के। ये नस्ट के रिज़ल्ट देखें आप, माशाल्लाह 162, 157, अगर आप इन सब में भी देखें
तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 24, तो सिर्फ अभी 140 प्लस हैं। पिछले साल 60 प्लस से 130 प्लस। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि रिजल्ट अच्छी तरह सही तरह कंपाइल नहीं हुए। जब सही तरह कंपाइल होंगे तो भी मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो पोस्ट करके दिखाऊंगा ये सारे रिजल्ट्स। ये इंशाल्लाह पिछले साल से और ज़्यादा होंगे। आगे चलें, फास्ट पे आ जाएं। फास्ट के ये सारे देखें स्कोर 91.03 आउट ऑफ 100। फिर रबीसा ये बच्ची पीछे भी थी, यहाँ पे भी है। तो ये सारे स्कोर अगर आप देखें फास्ट के, तो ये सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस जो है वो आराम से हासिल करेंगे। और इसके अलावा और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स IB ग्रेड्स की तरफ से कंप्यूटर साइंस में जाएंगे इंशाल्लाह। फिर ये हमारे स्टार इस साल के उवैस, इन्होंने माशाल्लाह NED में 98 स्कोर हासिल किया 100 में से। सिर्फ 2 MCQs गलत हो गए। मैथ में फुल 25 आउट ऑफ 25, फिजिक्स में 25 आउट ऑफ 25। सिर्फ केमिस्ट्री और इंग्लिश में एक एक MCQ गलत हो गया, वरना इंशाल्लाह 100 आउट ऑफ 100 आ जाते। और आएंगे, ये जो आप सब देख रहे हैं इनमें से ही इंशाल्लाह अगले साल आएंगे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। यहाँ भी 25 होगा, यहाँ भी 25 होगा, ये भी 25 होगा और ये भी 25 होगा। तो इंशाल्लाह ये सब रिजल्ट आपने लेके आने हैं। कब? जब आप इन टॉपर्स बैचेस में आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अब ये मेरी तरफ से एक ECAT की डिटेल्ड प्रेजेंटेशन थी, डिटेल्ड एक गाइडेंस थी। मैं आपको शुरू से एक दफ़ा लेके चलता हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ECAT क्या होता है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस कौन से हैं, क्या क्या हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि PEC के मुताबिक टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, फील्ड्स कौन सी बेहतरीन हैं। उसके बाद हमने हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्राइटेरिया, डेट्स, फीस, टेस्ट पैटर्न अलग अलग देखा। उसके बाद फिर हमने बात किया कि प्रिपरेशन क्यों ज़रूरी है, कब ज़रूरी है, IB ग्रेड्स कैसे तैयारी करवाता है, IB ग्रेड्स के रिजल्ट्स आपके सामने दिखाए। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी इसमें कवर की। आपको मैं फिर से एक बताता चलूँ कि IB ग्रेड्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे फोकस तैयारी होती है। 80% प्लस अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेशो है हमारा। और कोई इस तरह से हम नहीं करते कि पूरी पूरी क्लास भरी हुई है, 100 बच्चे, या ऑनलाइन में 400 500 बच्चे, कुछ पता ही नहीं है, कोई अटेंडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम नहीं करते। फोकस तैयारी, बेहतरीन रिजल्ट्स, तो ये एक हमारा मोटो है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा कोई भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई भी चीज़ हो, तो मैंने आपको शुरू में भी वीडियो के बताया था कि आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। हमारा ये जो नंबर आपको जो है वो कैप्शन में दिख रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, आप विज़िट कर सकते हैं हमारे कोई भी किसी भी कैंपस। आई होप दिस इंफॉर्मेशन is useful for you and you start right away after watching this video, and we meet in the classrooms. Thank you so much. IBA grads, gateway to your desired future.